ठीक है, तो शुरू करते हैं। वी वर लुकिंग फॉर एन पॉवर्टी चैप्टर, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे पॉवर्टी चैप्टर के बारे में। सो टुडे विल बी द सेकेंड सेशन ऑफ पॉवर्टी टॉपिक। ठीक है, तो कल हमने देखा, सो वी स्टार्टेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी फर्स्ट, कि पॉवर्टी का डेफिनेशन क्या होता है। क्या होता है पॉवर्टी का डेफिनेशन? लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। देखो, कुछ डेफिनेशन रटना नहीं है अपने को, ये पहले मैंने बताया। अपने को क्या करना है? कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना है। तो उसमें मैंने क्या बोला कि कोई भी व्यक्ति, एक तो गरीब कौन रह सकता है, एक इंडिविजुअल रह सकता है, एक फैमिली रह सकती है और एक कम्युनिटी रह सकती है। ठीक है, मतलब समाज का कुछ सर्टेन सेगमेंट जिसको कम्युनिटी बोलते हैं वो भी गरीब होती है, एक इंडिविजुअल भी गरीब होता है, या फिर एक परिवार भी गरीब हो सकता है। इतना ठीक है। हाँ, तो अब गरीब मतलब क्या कि वो क्या लैक करता है? फाइनेंशियल रिसोर्सेस, मतलब उसके पास में फाइनेंशियल रिसोर्सेस की कमी होती है। बराबर है? तो दैट स्पेसिफिक पर्सन, दैट स्पेसिफिक फैमिली, दैट स्पेसिफिक कम्युनिटी, व्हेन दैट फैमिली लैक्स फाइनेंशियल रिसोर्सेस, तो ये पहला क्राइटेरिया हो गया। और फाइनेंशियल रिसोर्सेस मतलब क्या? आम भाषा में उसके पास पैसा नहीं है, और ये एक तो है तो इतना कम है कि उस पर वो क्या नहीं कर सकता है? सर्वाइव नहीं कर सकता है, या फिर उसके कारण जो बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना चाहिए वो नहीं कर पाता है। तब जाके उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? गरीब कहते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कल हमने डेफिनेशन में वही देखा था। ठीक है, सो उसके बाद हम लोगों ने बाकी के भी फैक्टर्स देखे थे कि भाई किस कारणवश इंसान गरीब होता है, व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी। और उसके बाद हम लोगों ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी देखा था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो 2024 में रिसेंटली पब्लिश हुआ है, उसमें भारत का स्थान क्या है, भारत किस कैटेगरी में आता है। जैसे मैंने बताया कि भारत का जो स्कोर है दैट इज अराउंड 27.3, मतलब इंडिया कम्स अंडर अ सीरियस हंगर कैटेगरी। तो हमारे यहाँ पे हंगर, भूखमरी का जो प्रमाण है वो किस कैटेगरी में आता है बेटा? सीरियस कैटेगरी में आता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? देखो, सिंपल सी बात है। अब ये टॉपिक पढ़ना क्यों आवश्यक है? जैसे मैंने कल बताया था कि यूपीएससी या फिर एमपीएससी की परीक्षा में आपको ऐसे में पॉवर्टी के बारे में पूछा जा सकता है कि बताइए भाई। ये तो एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जैसे अभी आपको सबको पता होगा कि हमारी सरकार, एक टारगेट हमारी सरकार ने रखा है। ठीक है, भारत सरकार ने हमारे लिए एक टारगेट रखा है। क्या? कि हमको 2047 तक, मतलब 2047 तक क्या बनना है? विकसित भारत बनना है। बोलते हैं ना, गवर्नमेंट के हर बजट आता है तो उसमें भी बोला जाता है कि भाई 2047 तक इंडिया को डेवलप बनाना है, इंडिया को विकसित बनाना है। अब ऐसे कंडीशन में मुझे बताइए, हंगर की हालत कैसी है? सीरियस कैटेगरी, और बात हो रही है डेवलप कंट्री की। तो सिंपल सी बात है, देखो एम्बिशन रखना चाहिए, बट इफ यू रियली वांट टू बिकम अ डेवलप कंट्री, तो क्या हमारे देश के जो लोग हैं उनको खाना तो मिलना चाहिए। और अगर हम हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अगर हम सीरियस कैटेगरी में आते हैं, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने किस पे ध्यान देना चाहिए? लोगों को 2 वक्त की रोटी सही मिले, उस पर ध्यान देना आवश्यक है। सो ये बहुत आवश्यक है बेटा कि जब हम लोग ये टारगेट लेके चलते हैं ऐसे, तो ये टारगेट अचीव करने के लिए क्या चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसकी शुरुआत ये बेसिक चीजों से होती है कि सबसे पहले तो गरीबी का प्रमाण बहुत कम होना चाहिए, और वो हुआ है। जैसे मैंने कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि अभी जो गरीबी का प्रमाण है अकॉर्डिंग टू द 2022-23 रिपोर्ट, वो कितना आ चुका है? सिर्फ 5.25% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज पुअर। ठीक है, मतलब वो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे। तो नंबर के वाइज देखा जाए तो कितने, लगभग 7.5 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे। तो ये अच्छी बात है, प्रोग्रेस हो रही है। बट एट द सेम टाइम भाई लोगों को 2 वक्त का खाना नसीब होना चाहिए, और वो भी कैसा? न्यूट्रिशियस हेल्दी खाना मिलना चाहिए। इज इट क्लियर? तब जाके सही मायने में भारत क्या होगा? विकसित होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो कल हमने पॉवर्टी लाइन तक हम लोग आए थे। पॉवर्टी लाइन के डेफिनेशन फिर से एक बार रिपीट करते हैं। पॉवर्टी लाइन क्या है? देखो फिर से कैरेक्टरिस्टिक समझोगे डेफिनेशन के। पॉवर्टी लाइन कैसी लाइन है बेटा? इमेजिनरी लाइन। हर देश खुद की एक पॉवर्टी लाइन डिसाइड करता है। हर देश, दुनिया में जितने भी देश है, हर देश में आप अपनी पॉवर्टी लाइन होंगी। उसी प्रकार भारत में भी क्या है? भारत सरकार की गरीबी रेखा उन्होंने डिसाइड की है। गरीबी रेखा मतलब कल मैंने बताया था कि दिस इज पॉवर्टी लाइन, एक इमेजिनरी लाइन है। इसके ऊपर जो लोग रहेंगे उनको बोला जाता है एपीएल, और उसके नीचे जो लोग रहते हैं उसको बोला जाता है बीपीएल। ठीक है, तो ये पॉवर्टी लाइन है क्या? तो कोई भी व्यक्ति भारत में जो रहने वाला, जो मान लो कल जाके सरकार ने डिसाइड कर दिया, भारत सरकार ने बोल दिया कि भाई भारत की जो पॉवर्टी लाइन है वो कितनी है? 100 रुपया प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति। अगर प्रति व्यक्ति पर दिन 100 रुपया कमाता है, 100 रुपया या फिर उससे ज्यादा का कमाता है, या फिर सॉरी कमाता नहीं, खर्चा करता है, कंज्यूम करता है, तो फिर वो क्या आएगा?
अबव पॉवर्टी लाइन में आ जाएगा, मतलब वो गरीब कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर वो 100 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम खर्चा करता है तो किस में आएगा, इसमें आएगा बिलो पॉवर्टी लाइन में आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये 100 रुपया पर डे पर पर्सन, ये जो लाइन है ये क्या बोलेंगे इसको, पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा। और गरीबी रेखा बदलती है किसके आधार पे, टाइम और प्लेस के आधार पर। वेरी इंपॉर्टेंट, कल मैंने आपको बताया कि भाई जैसे भारत है, भारत में इतने अलग अलग प्रकार के राज्य है, तो मतलब क्या अलग अलग राज्यों की अलग अलग गरीबी रेखा भी होंगी। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र डेवलप स्टेट है, तो महाराष्ट्र में गरीबी रेखा ज्यादा रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, चीजें महंगी है। तो चीजें महंगी है मतलब क्या, अगर इंसान को यहाँ पे महाराष्ट्र समान स्टेट में सर्वाइव करना है तो उसके पास में इनकम होना चाहिए, बराबर है, क्योंकि महंगाई ज्यादा है। सेम अगर व्यक्ति जाता है बिहार और झारखंड में, बेटा वो बैकवर्ड स्टेट है, वहां पे क्या है, ऑलरेडी रेट्स कम है, तो वहां पे अगर सर्वाइव करना है तो वहां पे क्या है, जो प्रति व्यक्ति दिन का खर्चा होना चाहिए वो कम भी रहा तो भी चलेगा। मतलब क्या, पॉवर्टी लाइन में वेरी फ्रॉम टाइम, मतलब समय समय पे बदलती भी है और प्लेस के हिसाब से भी बदलती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? देखो बेटा कुछ नहीं करना है, अब टाइम के हिसाब से पॉवर्टी लाइन कैसे बदलती है तो उसका साधारण एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। आपको मंडी में आप जाते हो, मंडी में जाते हैं ना सब्जी बाजी खरीदने, सब्जी खरीदने जब हम लोग जाते हैं तो आप देखना लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं, लीफी मतलब हरी पत्तियां वाले जो वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे मेथी हो गया, पालक हो गया, ये सस्ती कब रहती है, हाँ विंटर में सीजन आता है तो विंटर में बहुत ही सस्ती रहती है। बट जैसे ही मानसून और समर आ गया इनके प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मतलब क्या, जिस प्रकार कमोडिटी के प्राइसेस सीजन के अनुसार कम ज्यादा होते हैं, उसी प्रकार पॉवर्टी लाइन भी क्या होंगी, कम ज्यादा। क्योंकि पॉवर्टी लाइन भी क्या है, तो बास्केट, मतलब एक व्यक्ति उतने पैसे में कितना खरीद सकता है, उसके आधार पर पॉवर्टी लाइन बनाई जाती है। तो अगर चीजों में, अगर प्रोडक्ट के दाम बढ़ रहे हैं, खाने के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, तो पॉवर्टी लाइन भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। समझ में आ रहा है? सो मतलब क्या कि पॉवर्टी लाइन में वेरी फ्रॉम टाइम एंड प्लेस। तो पॉवर्टी क्या है, जो पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट की जाती है वो दो तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है, एक तो इनकम के आधार पर या फिर कंजम्पशन पैटर्न के आधार पे। पर भारत में या फिर दुनिया में ज्यादातर जो पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट की जाती है वो किसके आधार पे की जाती है, कंजम्पशन लेवल की, प्रति व्यक्ति प्रति फैमिली कितना कंजम्पशन किया जाता है उसके आधार पे पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट की जाती है। इज यूज्ड टू मेजर पॉवर्टी। अ पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर इफ हिज और हर इनकम और कंजम्पशन लेवल फॉल्स बिलो गिवन मिनिमम लेवल नेसेसरी टू फुलफिल द बेसिक नीड्स। पॉवर्टी लाइन क्या है बेटा, इट इज अ गिवन मिनिमम लेवल नेसेसरी टू फुलफिल द बेसिक नीड। कि भाई इसके नीचे अगर कोई व्यक्ति कमाता है तो वो खुद की मिनिमम लेवल जो बेसिक नीड्स है उसको फुलफिल नहीं कर सकता है, और वो उससे कम कमाता है, मतलब उसको क्या बोलेंगे, गरीबी रेखा में के नीचे उसको बोला जाता है। A person is considered poor if his or her income or consumption level falls below given minimum level. This is a minimum level, मतलब इतना तो उसने कमाना ही चाहिए अगर उसको बेसिक नीड्स फुलफिल करनी है। तो बेसिक नीड्स भी क्या है, अन्न वस्त्र निवारा, 2 टाइम खाना, दैट्स इट। ठीक है, तो अगर उसको मिनिमम नीड्स फुलफिल करनी है तो ये मिनिमम उसको कमाना आवश्यक है, और ये जो मिनिमम कमाई होती है इसको ही बोला जाता है पॉवर्टी लाइन। ठीक है, वही है, अ पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर इफ हिज और हर इनकम और कंजम्पशन लेवल फॉल्स बिलो गिवन मिनिमम लेवल नेसेसरी टू फुलफिल द बेसिक नीड्स। So this poverty line is a minimum level necessary to fulfill the basic needs. Is it clear to everyone? दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है। Each country uses an imaginary line that is considered appropriate for its existing level of development and its accepted minimum social norm. और उसके आधार पे अलग अलग देशों की पॉवर्टी लाइन भी क्या होती है, अलग अलग हो सकती है। Is it clear to everyone? जैसे अमेरिका है, अब अमेरिका डेवलप कंट्री है बेटा, आप अमेरिका में जाते हो तो अमेरिका में ऑलरेडी रेट्स बहुत महंगे, तो वहां पे क्या है, वहां पे जो पेमेंट मिलता होगा लोगों को उसके आधार पे वहां की पॉवर्टी लाइन क्या होंगी, ज्यादा ही होंगी। ठीक है, जैसे भारत में देखो, भारत में भी अलग अलग राज्यों में पॉवर्टी लाइन अलग अलग हो सकती है। जैसे सदर्न स्टेट्स, उसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये स्टेट जो है इसमें लोगों को आमदनी ज्यादा मिलती है, पगार ज्यादा मिलती है, वेजेस ज्यादा मिलते हैं, तो पॉवर्टी लाइन भी क्या है, ज्यादा है। वही अगर बिहार में जाते हैं तो आमदनी बहुत कम है, तो उसके आधार पर पॉवर्टी लाइन भी क्या है, कम है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा इतना? देखो और डिफरेंट एस्पेक्ट्स है कि हम लोग कभी क्या पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडीइंग द बेसिक्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो इंडिया में जब पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट की जाती है तो कौन सी चीजें कंसिडर की जाती है, व्हाइल डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया अ मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट इज कंसिडर्ड। क्या क्या कंसिडर किया जाता है कि वो व्यक्ति, उसको मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट मिलना चाहिए। दूसरा, बेसिक लेवल ऑफ क्लॉथिंग शुड बी अवेलेबल, बेसिक लेवल ऑफ फुटवेयर शुड बी अवेलेबल, फ्यूल एंड लाइट,
एजुकेशनल एंड मटेरियल मेडिकल रिक्वायरमेंट एटसेट्रा आर डिटरमाइन फॉर सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस मतलब बेयर सर्वाइव, सर्वाइव करने के लिए उसको जो बेसिक खाना चाहिए, बेसिक कपड़ा लत्ता चाहिए, एक फुटवेयर बेसिक वाले चाहिए, फ्यूल एंड लाइट जो बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, और एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट एकदम बेसिक वाली उसको चाहिए। तो ये सारी चीजें पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट करते वक्त उसमें कंसिडर की जाती है, और उसके आधार पे कि एक बेसिक खर्चा कितना होना चाहिए उसके आधार पे क्या बनाई जाती है, एक पॉवर्टी लाइन डिफाइन की जाती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? दीज फिजिकल क्वांटिटीज, ये जो भी फिजिकल क्वांटिटीज मैंने बताया, दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड बाय देयर प्राइस, और उसके आधार पे क्या डिसाइड होता है बेटा, पॉवर्टी लाइन डिसाइड किया जाता है। अब देखो, अभी हमको देखना है कि पॉवर्टी लाइन, जैसे मैंने बताया कि एक तो इनकम के आधार पे पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट की जा सकती है, और दूसरा क्या है, कंजम्पशन, कंजम्पशन के आधार पे पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, तीसरा जो फैक्टर है कि फूड रिक्वायरमेंट के आधार पे भी पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट की जाती है। अब फूड रिक्वायरमेंट के आधार पे जो पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट की जाती है वो कैलोरी इनटेक में गिनी जाती है। किसमें गिनी जाती है? कैलोरी इनटेक। तो आप सबको पता होगा, जैसे आजकल देखो, आजकल ओबेसिटी का प्रमाण बढ़ रहा है। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि भारत के अंदर ओबेसिटी का प्रमाण बढ़ रहा है। इवन भारत सरकार ने खुद बोला है, जैसे एक न्यूज अभी वायरल हुई थी कि भाई जो समोसे जिलेबी के बाहर, दुकानों के बाहर अभी लगने वाला है कि भाई इसमें कितना तेल है, कितना ये है, बराबर है। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन अभी प्रपोज किए गए। अब ये क्यों किए गए? बिकॉज भाई उसके अंदर भी लिखा जाएगा कि एक समोसा अगर आप खाते हो तो आपको कितनी एनर्जी मिलती है, और एनर्जी का मेजरमेंट का यूनिट क्या रहता है? कैलोरीज, बराबर है। सो ये फूड रिक्वायरमेंट के आधार पे जो पॉवर्टी लाइन बनाई जाती है वो कैलोरी इनटेक के आधार पे बनाई जाती है। So it is based on desired calorie requirement of individual person. ठीक है, फूड रिक्वायरमेंट के आधार पे जो पॉवर्टी लाइन बनाई जाती है वो किसके आधार पे बनाई जाती है? इट इज बेस्ड ऑन डिजायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, बराबर है। और इसमें भी देखो, जो कैलोरी इनटेक होता है, शहर में रहने वाले व्यक्ति को एनर्जी की नीड अलग होती है, गांव में रहने वाले व्यक्ति की एनर्जी की नीड अलग होती है। तो कैलोरी इनटेक भी क्या होगा, दोनों का अलग अलग होगा। तो देखो यहाँ पे कैलोरी नीड्स वेरी डिपेंडिंग ऑन एज, सेक्स एंड टाइप ऑफ वर्क। इसके आधार पे कैलोरी नीड बदलती है। एज छोटे बच्चे को कम लगता है, बड़े को ज्यादा लगता है। एज सेक्स महिलाओं को कम लगता है, पुरुष को ज्यादा लगता है। टाइप ऑफ वर्क, कौन सा आप काम कर रहे हो। जैसा कोई व्यक्ति अगर मान लो दिन भर लैपटॉप के सामने बैठता है और काम करता है तो उसको कैलोरी इनटेक भी क्या लगेगा, कम लगेगा, क्योंकि फिजिकल काम क्या है, कम है। बट कोई व्यक्ति अगर खेत में जाता है और दिन भर काम करता है तो उसको कैलोरी इनटेक भी क्या होगा, ज्यादा होना चाहिए। तो उसके आधार पे कि कितना कैलोरी इनटेक स्पेसिफिक व्यक्ति को लगता है, उसके आधार पे जो पॉवर्टी लाइन बनाई है वो क्या है। सो 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे फॉर रूरल एरियाज, और 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे फॉर अर्बन एरिया। सो दीज पॉवर्टी लाइन इज डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, कि कोई व्यक्ति जो गांव में रहता है और 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे या फिर उससे ज्यादा अगर वो खाना खाता है तो उसको पॉवर्टी लाइन के बाहर समझा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति शहर में रहता है और 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे या फिर उससे ज्यादा खाना खाता है तो उसको क्या समझा जाएगा, पॉवर्टी लाइन के बाहर समझा जाएगा। बट अगर इस रेंज से अगर कम वो खाना खाता है, मतलब कैलोरी इनटेक अगर उसका कम है, सो दैट स्पेसिफिक पर्सन विल बी कंसीडर्ड एज अ बिलो पॉवर्टी लाइन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और इसमें भी ये जो कैलोरी इनटेक है, इसको फिर जो भी मार्केट में ये है, मार्केट में खाने की चीज है, उसके साथ में उसके प्राइसेस निकाल के उसको कंपेयर किया जाता है। द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन आर रिवाइज पीरियोडिकली टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द राइज इन प्राइसेस। ठीक है, अगेन ये क्या है, कंजम्पशन पैटर्न है। बट ये कौन सा कंजम्पशन पैटर्न है, फूड रिक्वायरमेंट का, कि कोई व्यक्ति ने कितना खाना चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो शहर में कितना है, 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे, और गांव में कितना है, 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे। तो गांव का ये कैलोरी इंटेक ज्यादा क्यों है? क्योंकि अभी बताया कि गांव में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, किसानी करते हैं, और किसानी में क्या रहता है, फिजिकल काम ज्यादा रहता है। सो दैट्स व्हाई the calorie intake in a rural region is more as compared to the calorie intake in a urban region. Is it clear to everyone? समझा इतना? ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये इंसान कैसे समझेगा कि कितना कैलोरीज क्या है। तो बेटा ये जनरली क्या है ना, these are basically टेक्निकल थिंग्स। ठीक है, तो एक जनरली फूड रिक्वायरमेंट के आधार पे कैलोरी इंटेक ऐसा बनाया गया है। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? आपको डाउट है? ऑनलाइन में किसी को डाउट है? ठीक है, उसके बाद अब देखो, ये पॉवर्टी लाइन जो है इंडिया में कंजम्पशन के आधार पे जो बनाई गई है, जो सबसे पहले बनाई गई थी
और जो चर्चा में है मतलब अभी भी, तो वो है तेंदुलकर कमेटी। एक कमेटी बैठाई थी। देखो जब भी पॉवर्टी लाइन डिसाइड करनी रहती है ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करता है, कमेटी का गठन करता है। तो यहाँ पे जो कमेटी का गठन किया था वो कौन सी कमेटी थी, सबसे पहले 2009 में जिसने पॉवर्टी लाइन डिसाइड की थी, वो कौन सी थी, तेंदुलकर। बेटा ये सचिन तेंदुलकर नहीं है, ये अलग तेंदुलकर है, ही इज ए इकोनॉमिस्ट। उन्होंने, उनके अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। और वो कमेटी ने क्या पॉवर्टी लाइन कितना बताया था, देखो 2009 में ये कमेटी का निर्णय आया था। उसके हिसाब से कोई व्यक्ति जो अर्बन रीजन में रहता है और दिन का 33 रुपीस या फिर उससे ज्यादा का अगर कंजम्पशन करता है, तो वो व्यक्ति पॉवर्टी लाइन के अबाउ कंसिडर किया जाएगा, मतलब अबाउ पॉवर्टी लाइन। कोई व्यक्ति जो रूरल रीजन में रहता है और दिन का 27 रुपए या फिर उससे ज्यादा का अगर खर्चा करता है, कंजम्पशन करता है, तो उस व्यक्ति को क्या कंसिडर किया जाएगा, अबाउ पॉवर्टी लाइन। और कोई व्यक्ति अगर ये शहर में रह के 33 रुपीस पर पर्सन पर डे से कम अगर कमाता है, खर्चा करता है, तो व्यक्ति क्या आएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन। और गांव में रहता है 27 रुपए फिर उससे कम का अगर खर्चा करता है दिन का, तो काय में कंसिडर किया जाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन। देखो ये जो है ना, ये किसके आधार पे बनाए गए, कंजम्पशन, कि भाई इंसान ने 33 रुपए का कंजम्पशन शहर में करना ही चाहिए, तब जाके उसको काय में कंसिडर किया जाएगा, अबव पॉवर्टी लाइन। सो ये दिस 33 रुपीस एंड 27 रुपीस फॉर रूरल रीजन, ये क्या है, एक पॉवर्टी लाइन। कौन से कमेटी को बैठाया था बेटा, तेंदुलकर कमेटी, लिख लो। इसके पहले भी बहुत सारे कमिटीज हुए हैं, वो हम लोग एडवांस में पढ़ेंगे, बट अभी बेसिक समझ लो। ये तेंदुलकर कमेटी एक बैठाई थी, क्यों बैठाई गई थी, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। तो इसके मुताबिक कोई भी व्यक्ति भारत में गरीब कब समझा जाएगा, जब वो शहर में अगर रहता है और 33 रुपीस पर पर्सन पर डे या फिर उससे कम अगर वो खर्चा करता है, तो फिर उसको गरीब समझा जाएगा। और अगर गांव में रहता है और 27 रुपीस पर पर्सन पर डे अगर वो खर्चा करता है, तो उसको क्या किया जाएगा, गरीब समझा जाएगा। और इसके ऊपर खर्चा करने वाले जो लोग हैं वो क्या समझे जाएंगे, अबाउ पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी से बाहर निकलने वाले। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो अकॉर्डिंग टू द तेंदुलकर कमेटी, ये जो रिकमेंडेशन थे ये 2009 में एक्सेप्ट किए थे। इसके मुताबिक उस समय भारत में, उस समय मतलब 2011-12 में भारत में कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे थे, लगभग 22% लोग 2011-12 में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे थे। मतलब भारत की जितनी आबादी है, जैसा 100 करोड़ होंगे, 100 करोड़ में से 22 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे थे, मतलब गरीब थे। और ये गरीबी कैसे होती है, एक्सट्रीम पुअर होते हैं। कैसे होते हैं, एक्सट्रीम पुअर होते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा इतना? सो तेंदुलकर कमेटी के बाद डिमांड होने लगी कि भाई इसको रिवाइज करना आवश्यक है, बिकॉज महंगाई बढ़ रही थी और भाई 33 रुपए और 27 रुपीज में इवन 2010 में भी सर्वाइव कर पाना मुश्किल था। तो ऐसे कंडीशन में 2014 में एक और कमेटी का गठन किया गया सरकार की तरफ से। और ये 2014 में जो कमेटी का गठन किया गया था, ये कमेटी का नाम था रंगराजन कमेटी। कौन सी कमेटी, रंगराजन कमेटी। ठीक है, सो दो कमेटी ध्यान में रखना, एक तेंदुलकर कमेटी और दूसरी रंगराजन कमेटी। ये कमेटी का गठन कब किया गया था, 2009। और 2014 में दूसरी कमेटी कौन सी थी, रंगराजन कमेटी। अब देखो समझो पर्पस क्या है कि 2009 में जब ये तेंदुलकर कमेटी बैठाई, उसके 5 साल बाद ये डिमांड होने लगी कि भाई ये जो पॉवर्टी लाइन का रेट है ये बहुत ही कम है, इसको रिवाइज करना पड़ेगा। बिकॉज जैसे साल आगे बढ़ते हैं, जैसे टाइम आगे बढ़ता है, वैसे महंगाई भी क्या होती है, बढ़ती है। बराबर है, सिंपल सी बात है बेटा। आप खुद ही ऑब्जर्व करो, कोई 5 साल पहले जो चीज आपने खरीदी होंगी मान लो 100 रुपए में, आज वही चीज का रेट 150 रुपए हो चुका है। बराबर है, तो ऐसे कंडीशन में ये क्या है कि जो चीज 5 साल पहले 100 रुपए में मिलती थी, वही चीज आज 150 रुपए में मिल रही है। मतलब इसको ही कहते हैं महंगाई, इसको ही कहते हैं महंगाई। टेक्निकल भाषा में महंगाई को क्या बोला जाता है, इन्फ्लेशन। क्या बोला जाता है, इन्फ्लेशन। लिख लो, नहीं पता है, जो नहीं पता है वो लिख लेना ऑनलाइन में सब लोग, ठीक है। इन्फ्लेशन, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो महंगाई जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे ये पॉवर्टी लाइन भी क्या होना चाहिए, इसको भी रिवाइज करना आवश्यक है, मतलब इसको भी बढ़ाना आवश्यक है, ताकि हमको वाकई में पता चले कि देश के अंदर कितने लोग गरीब हैं। बराबर है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो 2014 में फिर दूसरी कमेटी का गठन किया जिसका नाम था रंगराजन कमेटी। और रंगराजन कमेटी ने ये जो पॉवर्टी लाइन थी इसको रिवाइज किया,
इसको रिवाइज किया और रेट बढ़ा दिया। तो कितने बढ़ाए? कोई भी व्यक्ति अगर अर्बन रीजन में रहता है और दिन का 47 रुपीज या फिर उससे ज्यादा का खर्चा करता है पर दिन प्रति व्यक्ति, तो उस व्यक्ति को क्या कंसिडर किया जाएगा? अबव पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा के ऊपर है, वो गरीबी से बाहर निकल चुका है। कोई भी व्यक्ति जो गांव में रहता है और दिन का 32 रुपीज पर पर्सन पर डे खर्चा करता है, उस व्यक्ति को क्या समझा जाएगा? गरीबी रेखा के बाहर समझा जाएगा। बट अगर वो व्यक्ति शहर में रह के 47 रुपीज पर पर्सन पर डे या फिर उससे कम का खर्चा करता है तो उसको गरीबी रेखा के अंदर समझा जाएगा, मतलब पुअर समझा जाएगा। और गांव में रहता है तो 32 रुपए 32 रुपीज पर पर्सन पर डे या फिर उससे कम का खर्चा करता है तो उसको क्या कंसिडर किया जाएगा? गरीब समझा जाएगा, दैट इज बिलो पॉवर्टी लाइन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो ये रंगराजन कमेटी के हिसाब से, रंगराजन कमेटी के हिसाब से देखो, अभी मैंने बताया तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से कितने लोग भारत के गरीब थे? 22% लोग, जितने भी भारत की आबादी थी उसमें की 22% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रह रही थी। कब? 2011-12। और रंगराजन कमेटी के जो पॉवर्टी लाइन के एस्टिमेट्स थे, इसके आधार पे भारत में गरीब लोगों की संख्या हो गई थी 29.5%। कितनी हो गई थी बेटा? 29.5%। मतलब गरीबी कम हुई थी कि बढ़ी थी? बढ़ी थी। ऐसा किसने बताया? रंगराजन। अब सिंपल सी बात है, सरकार है, मुझे बताओ कोई सरकार को अगर दिख रहा है कि यार 2009 में गरीबी थी 22% और 2014 में गरीबी थी लगभग 30%, मतलब बढ़ी है गरीबी, तो अगर ये सरकार मान लेती इसको कि हाँ भाई गरीबी बढ़ी है, तो क्या हो जाता? सब लोग सरकार को पूछते कि आपने किया क्या फिर, और आपने अगर किया होता तो गरीबी में कमी आती। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? गरीब तो इंसान बढ़ रहे हैं। तो उसके कारण ये रंगराजन कमेटी के जो रिकमेंडेशंस थे, जो सुझाव थे, या फिर ये जो पॉवर्टी लाइन के एस्टिमेट्स थे, ये कभी भी इंप्लीमेंट नहीं किए गए। ये कभी भी इंप्लीमेंट नहीं किए गए। मतलब पॉवर्टी लाइन किस पे रखी? 33 और 27 पे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा इतना? सो ये दो कमेटी जो है ना बेटा, ये दो कमेटी दिमाग में फिट कर लेना। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? कौन सी कमेटी? एक तेंदुलकर कमेटी और दूसरी रंगराजन कमेटी। सो 2011-12 में जो पॉवर्टी लाइन रंगराजन ने बताई थी, रंगराजन कमेटी ने बताई थी, उसके आधार पे महीने का कितना कोई व्यक्ति अगर रूरल रीजन में रहता है तो उसने महीने का कितना खर्चा करना चाहिए? 972 पर मंथ का खर्चा अगर वो करता है या फिर उससे ज्यादा करता है तो वो गरीबी रेखा के बाहर है। और कोई व्यक्ति जो अर्बन रीजन में रहता है और 1407 रुपए पर महीना या फिर उससे ज्यादा का खर्चा करता है तो उसको क्या बोला जाएगा? अबव पॉवर्टी लाइन। या फिर इससे अगर कम करते हैं तो फिर क्या बोला जाएगा उसको? बिलो पॉवर्टी लाइन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये जो एस्टिमेट्स थे किसके आधार पे बनाए गए? रंगराजन कमेटी। इसी को अगर मैं फैमिली ऑफ पांच मेंबर के लिए बनाता हूं तो कितना होगा? 4,860 रुपीज पर मंथ फॉर रूरल एंड 7,035 रुपीज पर मंथ फॉर अर्बन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? बट ये रंगराजन कमेटी के सुझाव एक्सेप्ट किए गए क्या? नहीं किए गए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि उसमें क्या दिख रहा था कि गरीबी का प्रमाण बढ़ा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? देखो बेटा, ये 2020-19 की न्यूज है। इसके मुताबिक अराउंड 22% इंडियंस लिव बिलो पॉवर्टी लाइन, और उसमें भी कौन से स्टेट? छत्तीसगढ़ एंड झारखंड फेयर वर्स। मतलब लगभग 45 to 50% आबादी छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार की आज भी गरीबी रेखा में रह रही है। ऐसा 2019 में बोला गया था, और अभी भी 2025 में भी जो रिपोर्ट आया उसके अनुसार लगभग सबसे ज्यादा गरीबी अगर किसी राज्यों में है तो कौन है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। इज इट क्लियर टू? मतलब आज भी सिचुएशन जैसे इंप्रूव होनी चाहिए वैसे नहीं हुई है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? तो ये हमको ऐसी न्यूज बताती है कि भाई गरीबी आज भी भारत में बड़े पैमाने पे एग्जिस्ट करती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, अब देखो बेटा, अब भारत सरकार फिलहाल जो गरीबी है, मतलब जो गरीबी, कितने लोग गरीब है, कितने लोग गरीबी से बाहर निकले, ये फिलहाल कौन कैलकुलेट करता है? तो नीति आयोग। कौन कैलकुलेट करता है? नीति आयोग। लिख लो, ठीक है। सो पूरा अभी जो गरीबी के रिलेटेड आंकड़े हैं वो नीति आयोग पब्लिश करता है। नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग क्या है वो भी बताऊंगा। सो पहले देखो, अब एक सर्वे भारत में हुआ। भारत में हर 5 साल में एक सर्वे होता है। भारत में हर 5 साल में एक सर्वे होता है, और उस सर्वे का नाम होता है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। क्या सर्वे का नाम है?
हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। देखो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि इस सर्वे में क्या देखा जाता है कि भारत के अंदर एक घर में कितना कंजम्पशन होता है, वो एक उसका डेटा कलेक्ट किया जाता है। सो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे क्लेम दैट India's rural poverty level has declined to 7.2% in 2022-23 from 25.7% in 2011-12। मतलब 2011-12 में देहात में, रूरल रीजन में कितनी पॉवर्टी थी? 25.7%। वो कम होके 22-23 में कितनी हुई? 7.2। while urban poverty slipped to 4.6% from 13.7% over the सेम पीरियड। और इसीलिए अभी जो आंकड़ा मैंने बताया पॉवर्टी का, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी लाइन, देखो पॉवर्टी लाइन जैसे हर एक देश की होती है, उसी प्रकार एक इंटरनेशनल लेवल पे पॉवर्टी लाइन अनाउंस की जाती है। और जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन अनाउंस की जाती है वो कौन अनाउंस करता है? वर्ल्ड बैंक। और उसको बोला जाता है इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। तो फिलहाल वो जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है वो कितनी है? $3। कितना? $3 पर पर्सन पर डिग्री। ये स्लैश मतलब क्या है? पर। ठीक है, $3 पर पर्सन पर डे। तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति कहां पे भी रहता है, बट अगर वो $3 पर पर्सन पर डे या फिर उससे कम अगर वो खर्चा करता है तो उसको काय में गिना जाएगा? गरीब में गिना जाएगा, दैट इज बिलो पॉवर्टी लाइन। और अगर इससे ज्यादा का खर्चा करता है तो उसको काय में गिना जाएगा? अबव पॉवर्टी लाइन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? देखो ये पॉवर्टी लाइन किसकी है? इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। इसको क्या बोला जाता है? इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। ठीक है, और कौन इसको कैलकुलेट करता है? वर्ल्ड बैंक। कौन कैलकुलेट करता है? वर्ल्ड बैंक। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो इसके मुताबिक, वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भारत में अभी कितने गरीब लोग हैं? सिर्फ 5.25%। दैट इज ओनली 7.5 करोड़ पीपल राइट नाउ इन इंडिया आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? मतलब ये कैलकुलेशन जो है ये हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे को भी मैच करता है। और ये कैलकुलेशन जो है, ये हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे किसने किया? भारत सरकार ने किया। और ये जो पॉवर्टी लाइन के आधार पर जो कैलकुलेशन है वो किसने किया? वर्ल्ड बैंक ने किया। तो ये दोनों का भी जो आउटकम है वो सेम आ रहा है। दोनों भी सर्वे हमको क्या बता रहे हैं कि भारत में गरीबी क्या हुई है? कमी हुई है। Is it clear to everyone? The HCES, that is Household Consumption Expenditure Survey, is usually conducted by, कौन कंडक्ट करता है? इंपॉर्टेंट है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। कौन कंडक्ट करता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये जो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है ये हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे कंडक्ट करता है। और ये डोर टू डोर सर्वे होता है, मतलब लोगों के घर पे जाया जाता है और वहां उनको पूछा जाता है कि आप महीने में कितना खर्च करते हो, कहां पे कौन सी चीज खरीदते हो, क्या करते हो। मतलब हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे पूछा जाता है। ठीक है, कौन बनाता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर आता है। कौन से मंत्रालय के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और यहाँ पे ऑफ चाहिए था, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ये नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस इस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देखो नाम में क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स मतलब पता है, डेटा कलेक्ट करना और डेटा को मैप के थ्रू रिप्रेजेंट करना। तो इस मिनिस्ट्री का काम ही वही है कि क्या करे? भारत का पूरा डेटा कलेक्ट करके सरकार को दे। इज इट क्लियर टू? और इनके अलग अलग ऑफिसेज है, उसमें का वन ऑफ द ऑफिस इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? हाँ, तो HCES इज यूजुअली कंडक्टेड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एवरी, हर 5 साल में एक बार हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे कंडक्ट किया जाता है। और उसके मुताबिक भारत में गरीबी में क्या हुई है? गिरावट हुई है। Is it clear to everyone? At a national level, the report reckoned that the poverty line in India could now be in the range of 4 to 5%। और अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आया उसके अनुसार भी भारत में कितनी पॉवर्टी है? सिर्फ 5.25%। मतलब 7.5 करोड़ जो लोग हैं वो 7.5 करोड़ लोग क्या गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। विद अ कैवेट दैट दीज नंबर्स कुड अंडरगो माइनर रिवीजन वंस द सेंसस टू काउंट द पॉपुलेशन वाज डन इन 2021। अभी तक 2021 में जनगणना होने वाली थी, बट अभी कब होने वाली है? 2027 में।
ठीक है, तब हमको असल में एक्चुअल नंबर पता चलेंगे कि भारत में कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। बट मोटा मोटी कितने, 7.5 करोड़ आर द पीपल विच आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। और कौन सा सर्वे कंडक्ट किया गया था भारत सरकार की तरफ से, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, और इसके मुताबिक भारत में जो पॉवर्टी का प्रमाण है वो कितना है, सिर्फ 4 से 5% के आसपास है, टू बी एग्जैक्ट 5.25%। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मतलब पॉवर्टी में क्या आई है बेटा, गिरावट देखी गई है। अब भारत में जो पॉवर्टी लाइन कैलकुलेशन है वो कौन करता है, पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया इज नाउ कैरिड आउट बाय नीति आयोग टास्क फोर्स। देखो बेटा, आपको पता है कि जब भारत को आजादी मिली तो भारत में प्लानिंग कमीशन था। कौन सा कमीशन था, प्लानिंग कमीशन, ठीक है, प्लानिंग कमीशन यूज्ड टू बी देयर। देखो प्लानिंग कमीशन का काम क्या था, जैसे आपको यूपीएससी एपीएससी एग्जाम क्रैक करनी है तो आपका मेन पर्पस क्या है, आपको परीक्षा क्रैक करनी है, तो परीक्षा क्रैक करने के लिए प्लान बनाना बहुत आवश्यक होता है। अब एक सिंपल परीक्षा क्रैक करने के लिए प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसी प्रकार जब देश को आजादी मिली थी तो देश को चलाने के लिए भी प्लान आवश्यक था कि भाई आगे आने वाले 5 साल में क्या करना है, 10 साल में क्या करना है, 15 साल में क्या करना है, ताकि हमारी तरक्की उस प्लान के मुताबिक हो सके और देश विकसित हो सके। तो उसके कारण भारत सरकार ने जैसी आजादी हुई उसके बाद इमीडिएटली प्लानिंग कमीशन का गठन किया। और ये प्लानिंग कमीशन का गठन हमने किसको देख के किया था, तो उस समय दुनिया में देश था जिसका नाम था यूएसएसआर, सोवियत रशिया, आज के टाइम पे रशिया, उस टाइम पे उसको सोवियत रशिया कहा जाता था। तो ये यूएसएसआर जो था, ये प्लानिंग कमीशन उसके देश में उसके तहत काम करता था। मतलब देश का विकास कैसा होना चाहिए, तो उनके देश में क्या था, प्लानिंग कमीशन था, और उन्हीं का आइडिया हमने भारत में इंप्लीमेंट किया, और भारत ने भी किसका गठन किया, प्लानिंग कमीशन का गठन किया। बट 2014 में देखो प्लानिंग कमीशन का काम क्या था कि देश के लिए 5 ईयर प्लान बनाना। कौन सा प्लान बनाना, 5 ईयर प्लान, कि 5 साल में देश में क्या क्या होना चाहिए और कौन से सेक्टर में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कैसा आउटपुट निकालना है, ये सारा नियोजन कौन करता था, प्लानिंग कमीशन, ठीक है। और ये 5 साल का 5 ईयर प्लान भारत में चलता था। बट जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई तो 2014 में इन्होंने निर्णय लिया कि प्लानिंग कमीशन को क्या करना, बंद किया, और इसके जगह में एक नई बॉडी का गठन किया जिसका नाम था नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका काम भी सेम है, प्लानिंग कमीशन के समान ही काम है, बट ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम करती है। इसके क्या अच्छाई है क्या बुराई है ये हम लोग अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे, बट अभी इतना समझ लो। तो अभी फिलहाल जो पॉवर्टी लाइन कैलकुलेशन किया जाता है वो कौन करता है, नीति आयोग, टास्क, उनकी एक टास्क फोर्स है थ्रू द कैलकुलेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन द डेटा कैप्चर्ड बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, डेटा कौन देता है नीति आयोग को, तो एनएसएसओ। कौन देता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जैसा एक नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस डिफरेंट, ये ऑफिस डिफरेंट, एनएसएसओ। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस डेटा कलेक्ट करता है, ये भी किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। और ये ग्राउंड लेवल से डेटा कलेक्ट करके किसको देता है, नीति आयोग को देता है। और नीति आयोग का टास्क फोर्स रहता है, मतलब एक कमेटी का गठन होती है और उस कमेटी डिसाइड करती है भारत में पॉवर्टी लाइन कितना होना चाहिए कितना नहीं। ठीक है, नीति आयोग हैज रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। अब ये बताया, प्लानिंग कमीशन पहले जो था वो क्या बताता था, 5 ईयर प्लान। और कब इसको डिसकंटिन्यू किया गया, 2014 में इसको स्क्रैप किया गया, और फिर 2015 में एक नई बॉडी का गठन किया जिसका नाम था नीति आयोग। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आपका होमवर्क है प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग को पढ़ के ऊपर से ही पढ़ना, बाकी द टॉपिक विल बी थरोली कवर्ड इन आवर लेक्चर्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा इतना? ठीक है। उसके बाद अब जो करंट पॉवर्टी लाइन इंडिया में कैलकुलेट की जाती है, ठीक है, जो करंट पॉवर्टी लाइन इंडिया में कैलकुलेट की जाती है, a new approach has evolved by the Niti Aayog to incorporate multiple dimensions and non-income factors in the form of multi-dimensional poverty index। तो बेटा देखो, अभी तक जो पॉवर्टी गिनी जाती थी वो कैसे गिनी जाती थी, उस व्यक्ति के पास इनकम सोर्स कितना है, फाइनेंशियल रिसोर्सेस है कि नहीं है, उसके आधार पर सिर्फ पॉवर्टी गिनी जाती थी। बट क्या पॉवर्टी पैसे के आधार से ही डिसाइड होती है क्या? नहीं, ठीक है। बट पॉवर्टी में बाकी के भी फैक्टर्स देखना आवश्यक है, जैसे पैसा इज वन ऑफ द फैक्टर, बट इसके अलावा उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है,
उसके पास एजुकेशन है क्या, उसके पास खाने के लिए है क्या, ये सारे मतलब क्या है, गरीबी की तरफ देखने के अलग अलग डायमेंशंस होते हैं। इसके कारण नीति आयोग ने डिसाइड किया कि अभी वो अपने देश के लिए जो पॉवर्टी कैलकुलेशंस करेंगे वो किसके आधार पे करेंगे, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मतलब एक रिपोर्ट पब्लिश किया जाएगा पूरे भारत के लिए और उस रिपोर्ट को नाम दिया गया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। बेटा एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ग्लोबल लेवल पे पब्लिश होता है, एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहां पे पब्लिश होता है, ग्लोबल लेवल पे, और दूसरा कहां पे होता है, भारत के लेवल पे होता है। और वो कौन पब्लिश करता है, नीति आयोग, जिसको बोला जाता है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। कि हमारे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में गरीबी का प्रमाण क्या है ये बताया जाता है। सो अ न्यू अप्रोच हैज इवॉल्व्ड बाय नीति आयोग टू इनकॉर्पोरेट मल्टीपल डायमेंशंस एंड नॉन इनकम फैक्टर्स in the form of multi-dimensional poverty index based on the National Family Health Survey result। तो भारत के अंदर एक हेल्थ सर्वे होता है जिसका नाम क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है, सो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्या बताता है कि देश की आबादी कितनी है, देश के अंदर हेल्थ इश्यूज कौन से हैं। ठीक है, तो ये सारा डेटा हमको कौन देता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के माध्यम से पता चलता है। तो यही डेटा कौन कलेक्ट करेगा, नीति आयोग को दिया जाएगा और नीति आयोग उसके आधार पे अलग अलग डायमेंशंस को कंसिडर करके कौन सा इंडेक्स पब्लिश करेगा, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को शॉर्ट में बोला जाता है एमपीआई। क्या बोला जाता है, एमपीआई। और ये कौन सा एमपीआई, नेशनल वाला है। और दूसरा एमपीआई जो ग्लोबल लेवल पे पब्लिश होता है वो कौन सा है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। वो सिर्फ एमपीआई है और जो नेशनल लेवल पे हो रहा है इसको बोला जाता है नेशनल एमपीआई। क्या बोला जाता है, नेशनल एमपीआई। और इसमें ये पॉवर्टी कैलकुलेट करने का अलग तरीका है, क्योंकि इसमें देखो नाम में ही क्या है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मतलब पॉवर्टी सिर्फ पैसा कम होने के कारण नहीं आती है, तो पैसे के अलावा जो बाकी के फैक्टर्स है जैसा एजुकेशन, अच्छा खाना, क्लीनलीनेस, ठीक है, क्लीन वाटर, ये सारी चीजें भी क्या होनी चाहिए, उसमें गिनी जानी चाहिए। तब जाके हमको सही मायने में पता चलेगा कि स्पेसिफिक व्यक्ति, स्पेसिफिक परिवार, स्पेसिफिक कम्युनिटी गरीब है कि नहीं। Is it clear to everyone? So at the core of MPI, MPI मतलब multi-dimensional poverty index is the Alkire-Foster methodology। एक मेथोडोलॉजी जो पूरे दुनिया में इंप्लीमेंट की जाती है जिसके आधार पे गरीबी गिनी जाती है। तो वो मेथोडोलॉजी का नाम क्या है, Alkire-Foster methodology, a globally accepted general framework for measuring multi-dimensional poverty which captures overlapping deprivations in health, education and standard of living। ठीक है, तो multi-dimensional poverty index में 3 डायमेंशंस गिने जाते हैं। कौन से, पहला है हेल्थ, दूसरा है एजुकेशन, और तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ, देखो क्या सर हमको ये पढ़ना है क्या, अल्कायर फोस्टर मेथोडोलॉजी? नहीं, आपको नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ क्या देखना है, आपको नाम पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यूपीएससी या फिर एमपीएससी के परीक्षा में पूछ लिया कि बताओ भाई नेशनल एमपीआई जो है वो कौन से मेथोडोलॉजी से कैलकुलेट किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे क्लियर टू एवरीवन, बिकॉज ये इतना डिटेल में कोई भी कंपैरेटिव एग्जामिनेशन है आपको पूछा नहीं जाता, बट मेथोडोलॉजी का नाम आपको पता होना चाहिए। सो कौन से 3 फैक्टर्स गिने जाते हैं पॉवर्टी कैलकुलेट करते वक्त, सॉरी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकालते वक्त, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब जितने भी जगह पे दुनिया में, एक तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ग्लोबल लेवल पे कैलकुलेट किया जाता है और दूसरा भारत के लेवल पे। भारत के लेवल पे जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है वो कौन करता है, नीति आयोग करता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और जो भारत के लेवल पे एमपीआई रहता है उसको क्या बोला जाता है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल क्यों समझा, क्योंकि सिर्फ एक इंसान गरीब है कि नहीं है वो समझने के अलग अलग पहलू है, अलग अलग डायमेंशंस है। उसमें का वन ऑफ द डायमेंशन इज पैसा, पैसे की कमी, बट इसके अलावा हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये भी फैक्टर कंसिडर किए जाने चाहिए ये कैलकुलेट करते वक्त कि कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और कितने लोग गरीबी से बाहर निकल गए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और हमको ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स सही मायने में बताता है कि वो व्यक्ति गरीब है कि नहीं, क्योंकि वो अलग अलग डायमेंशन के आधार पर हमको क्या बता रहा है, स्टैटिस्टिक्स और फैक्ट्स हमको बता रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? ठीक है, अब देखो क्या आ रहा है बेटा आपके स्क्रीन पे, ये जो 3 पैरामीटर्स है, 3 डायमेंशंस है, ये 3 डायमेंशन किसके बारे में हम लोग देख रहे हैं? सो दीज 3 डायमेंशंस आर कवर्ड
अंडर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। और इसको ही क्या बोला जाता है शॉर्ट में, MPI। तो कितने डायमेंशन गिने जाते हैं, 3 डायमेंशन, बड़े ब्रॉडर लेवल पे। कौन से 3 डायमेंशन है, एक है हेल्थ, दूसरा है एजुकेशन, तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एक है हेल्थ, दूसरा है एजुकेशन, तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और उसमें हेल्थ में कौन से 2 फैक्टर्स, कौन से 2 इंडिकेटर्स, न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। कौन सा, न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। एजुकेशन में कौन से फैक्टर्स, ईयर इन स्कूलिंग, कि बच्चा स्कूल में कितने साल रहा। दूसरा स्कूल अटेंडेंस का प्रमाण कितना है। इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, मतलब गरीब लोग है तो कितना गरीब है। और हेड काउंट रेशो, मतलब ओवरऑल पॉपुलेशन में से कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, दैट इज हेड काउंट रेशो, ठीक है। सो ये है एजुकेशन में, ये सारी चीजें गिनी जाती है। उसके अलावा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या आता है, मतलब बेसिक चीजें उसको होनी चाहिए, जैसे कुकिंग फ्यूल, घर के अंदर ये होना चाहिए, गैस सिलेंडर होना चाहिए, फिर केरोसिन होना चाहिए खाना बनाने के लिए। दूसरा सैनिटेशन, स्वच्छता होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एंड एसेट, मतलब संपत्ति होनी चाहिए। तो बेसिक लेवल का, तो ये जो बेटा 3 डायमेंशंस के अंदर इतने इंडिकेटर्स मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में गिने जाते हैं, और उसके आधार पर देखा जाता है कि पूरे दुनिया भर में कितने लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर है, मतलब अलग अलग डायमेंशंस के आधार पे। इज इट क्लियर टू एवरीवन। और ये इसके थ्रू क्या कैलकुलेट किया जाता है, एमपीआई कैलकुलेट किया जाता है। देखो एमपीआई कैलकुलेट कौन करते हैं, तो 2 संस्थाएं मिलके ये रिपोर्ट बनाती है। कौन सी 2 संस्थाएं, एक का नाम है OPHI, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। एक कौन है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, और दूसरी संस्था है यूनाइटेड नेशन की, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम। सो ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये दोनों संस्था है मिलके जॉइंटली कौन सा इंडेक्स पब्लिश करते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पब्लिश करते हैं, जिसमें दुनिया के अलग अलग जो देश है उनके अंतर्गत जो गरीब लोग हैं वो मल्टी डायमेंशनली कितने गरीब है ये देखा जाता है। और मल्टी डायमेंशन मतलब कौन से डायमेंशन, 3 ब्रॉडर डायमेंशन, एक हेल्थ, एक एजुकेशन और तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और इसके अंदर कितने इंडिकेटर कवर किए जाते हैं, 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पे और 6 यहाँ पे। 6, 4, 10 और 2, 12 इंडिकेटर्स टोटली कवर किए जाते हैं अंडर द 3 ब्रॉडर डायमेंशंस। इज इट क्लियर टू एवरीवन। सो आपको ये मोटा मोटी ये हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पता होना चाहिए, अंदर के नहीं पता रहे तो भी चलेगा। हाँ, बट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कैलकुलेट करते वक्त हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये तीनों चीजें 3 डायमेंशंस के आधार पर क्या किया जाता है, व्यक्ति देखा जाता है कि कितने लोग गरीबी में है और कितने लोग इससे बाहर निकल गए, और उसको बोला जाता है मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी इंडेक्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन। अब ये हो गया ग्लोबल लेवल का, कौन सी 2 संस्थाएं पब्लिश करती है, ऑक्सफोर्ड एक, दूसरा, और दूसरा यूनाइटेड नेशन, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, और दूसरा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम। अगेन आपका होमवर्क है यूनाइटेड नेशन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकाल के लाओ। यूएन, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र बोला जाता है हिंदी और मराठी में, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकाल के लाओ, ठीक है। बहुत बार नाम सुना होगा आपने यूनाइटेड नेशन का। अब देखो बेटा आपके स्क्रीन पे दूसरा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के ये है डायमेंशन है। अब ये कौन सा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, दिस इज नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। दिस इज व्हाट, नेशनल MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। कौन कैलकुलेट करता है, दिस इज कैलकुलेटेड बाय नीति आयोग। कौन कैलकुलेट करता है, दिस इज कैलकुलेटेड बाय नीति आयोग, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन। अब इसके अंतर्गत कौन से इंडिकेटर्स है, देखो हेल्थ के अंतर्गत एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगेन डायमेंशंस आर सेम, बट और इसमें भी टोटल जो इंडिकेटर्स है वो कितने गिने जाते हैं, 12 इंडिकेटर्स गिने जाते हैं। तो हेल्थ के अंतर्गत न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मॉर्टेलिटी एंड मैटरनल हेल्थ। देखो चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मॉर्टेलिटी, चाइल्ड का डेफिनेशन मैंने कल क्या बताया था, किस बच्चे को चाइल्ड बोला जाता है, जिसकी उम्र 5 साल से कम उम्र का रहता है उसको क्या बोला जाता है, चाइल्ड बोला जाता है। तो चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी मतलब क्या, डेथ रेट। तो चाइल्ड मॉर्टेलिटी क्या होगा कि 1000 बच्चे जो 5 साल से ज्यादा एज के होते हैं उसमें से कितने बच्चे 5 साल से कम उम्र में मर जाते हैं, उसके आधार पे क्या निकाला जाता है, चाइल्ड मॉर्टेलिटी। और दूसरा क्या है बेटा, एडोलेसेंट। व्हाट इज एडोलेसेंट, पता है क्या होता है, एडोलेसेंट एज बोला जाता है।
एडोलेसेंट मतलब क्या? ऐसे बच्चे जिनका एज 10 से लेके 19 के बीच में है, ऐसे बच्चे जिनका एज 10 से 19 के बीच में जिनका एज रहता है, ऐसे बच्चे को बोला जाता है एडोलेसेंट गर्ल या फिर एडोलेसेंट बॉय। क्यों इनको एडोलेसेंट बोला जाता है? बिकॉज ये क्या रहता है ना बेटा, ये बहुत ही क्रूशियल एज रहता है बच्चों का, कि जिसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, मतलब डेवलपमेंट होता है। तो इस समय उनको प्रॉपर खाना, प्रॉपर एजुकेशन मिलना बहुत आवश्यक होता है, तभी जाके वो क्या बन पाता है? ह्यूमन रिसोर्स बन पाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी गिनी जाती है। मैटरनल हेल्थ मतलब जो भी ये गरोदर महिलाएं होती है, उनकी भी जो मैटरनल हेल्थ है वो भी बहुत आवश्यक होता है, वो हेल्थ के अंतर्गत आ गया। एजुकेशन के अंतर्गत क्या है? ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस, कि कितने साल स्कूल में गया है और स्कूल अटेंडेंस कितनी है, और बाकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कौन सी चीजें आती है बेटा? कुकिंग फ्यूल। सरकार की कौन सी योजना पता है कि आपको? कुकिंग फ्यूल लोगों को मिलना चाहिए, गरीब लोगों को भी मिलना चाहिए। जैसे आपको बताऊंगा कि पहले के जमाने में क्या होता था, जो गरीब होते थे ना, उनके घर पे एक तो केरोसिन का चूल्हा होता था, और या फिर लकड़ी से खाना, मतलब चूल्हे पे खाना बनाया जाता था। इवन ये परिस्थिति बेटा शहरों में भी थी, बट अभी क्या है, अभी बहुत कम लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं, इवन शहरों में भी और गांव में भी। तो क्यों कुकिंग फ्यूल का इस्तेमाल, मतलब एलपीजी का इस्तेमाल बढ़ा है भारत में? इसके लिए कौन सी योजना सरकार ने लॉन्च की थी, कोई पता है आपको? ऑनलाइन में पता है आपको कौन सी योजना लॉन्च की थी? बेटा आप पेट्रोल पंप पे जाते हो, तो पेट्रोल पंप पे ना प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा रहता है, और उसके बाजू में एक महिला रहती है जो इस पे ये सिलेंडर उसके बाजू में रहता है। कौन सी योजना है? उज्ज्वला योजना। लिखो, कौन सी योजना? उज्ज्वला योजना। ये उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो गरीब महिलाएं हैं, गरीब घर है, इनको सिलेंडर का कनेक्शन फ्री में सरकार ने दिया। कौन सा कनेक्शन? सिलेंडर का कनेक्शन फ्री में सरकार ने अवेलेबल करवा के दिया, ताकि हर एक घर में, भले वो अमीर रहे गरीब रहे, उसको क्या होना चाहिए? चूल्हे का इस्तेमाल ना हो, और सारे लोग काय पे खाना बनवाए? एलपीजी गैस पे खाना बनवाए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो दूसरा सैनिटेशन। सैनिटेशन के लिए भारत सरकार ने कौन सी मुहिम शुरू की है बेटा? स्वच्छ भारत अभियान है। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान शुरुआत की है, हर जगह पे लिखा रहता है। तो बेटा ये स्वच्छ भारत अभियान किसके लिए है? सैनिटेशन, पहला सैनिटेशन के बारे में अवेयरनेस पैदा करने के लिए। ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, इसके लिए सरकार ने कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया? ड्रिंकिंग वाटर, सब हर घर में ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, सरकार का टारगेट है। कौन सा? जल जीवन मिशन। कौन सा मिशन लॉन्च किया है? जल जीवन मिशन। ठीक है, सो उसके अंतर्गत अभी हर घर में टैप वाटर कनेक्शन दिया जाने वाला। कौन सा कनेक्शन? टैप वाटर, मतलब सीधा पानी का नल कहां पे आएगा? घर पे आएगा, फिर गांव में रहो या फिर शहर में रहो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कौन सा मिशन है? जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर में ड्रिंकिंग वाटर। हाउसिंग, देखो हाउसिंग, अमीर इंसान, मिडिल क्लास इंसान खुद का घर खुद कंस्ट्रक्ट कर सकता है, बट जो गरीब इंसान होता है वो तो नहीं कर सकता है। तो उसके लिए भारत सरकार ने एक योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री आवास योजना। इस प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोगों को पक्के मकान कंस्ट्रक्ट करके दिए जाते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी अवेलेबल है, होनी चाहिए एसेट्स एंड बैंक अकाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एसेट मतलब थोड़ी बहुत संपत्ति उसके पास होनी चाहिए, उसका घर होना चाहिए कुछ तो भी, और बैंक अकाउंट ये बहुत आवश्यक है बेटा आज के टाइम पे। क्यों? क्योंकि बैंक अकाउंट जो भी सरकारी सुविधाएं आजकल मिलती है, पहले क्या होता था, हमको सरकारी सब्सिडी मिलती थी। ठीक है, जैसा आपकी स्कॉलरशिप है, तो पहले के जमाने में मतलब 10 साल पहले चेक आता था कि आपको फलाना फलाना स्कॉलरशिप मिली है, तो चेक आपको कॉलेज से लेना पड़ता था और आपके अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ता था। बट अभी क्या होता है, सीधा वो जो पैसा है स्कॉलरशिप का, वो आपके खाते में आ जाता है। क्यों कैसे खाते में आता है आपका? बिकॉज अभी पर हर एक व्यक्ति का बैंक अकाउंट खोला गया, अंडर विच इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? कौन सी योजना? हाँ, देखो सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला कि बैंक अकाउंट होना आवश्यक है, वो बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आता है। क्यों? तो सरकार हमको अलग अलग जगह पे अलग अलग सेक्टर में मदद करती है। ठीक है, मतलब वो मदद कैसे करती है? तो सब्सिडी के रूप में। सब्सिडी मतलब क्या? जैसा पता होगा आपको, सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर की एक्चुअल कॉस्ट रहती है 1000 रुपए, बट जब वो पहले पहले मतलब 10 साल पहले हमारे घर पे जब सिलेंडर आता था, तो हमको सिर्फ 700 रुपए की जगह पे 300 रुपए देने पड़ते थे। तो ऊपर के 400 रुपए कौन देता था? सरकार भरती थी एज अ सब्सिडी करके, मतलब एक प्रकार का कंसेशन। ठीक है, बट अभी क्या होता है, अभी ये सब्सिडी जो है, ये सब्सिडी आपके खाते में जमा होती है। मतलब जो भी कंसेशन सरकार आपको दे रही है, वो सीधा आपके खाते में जमा किया जाता है। तो सरकार की ऐसी कौन सी योजना थी जिसके अंतर्गत लोगों के बैंक अकाउंट खोले गए?
आपका होमवर्क है, ठीक है। सो ये बैंक अकाउंट खोले गए और उस बैंक अकाउंट को किसके अंतर्गत जोड़ा गया, आपके आधार से जोड़ा गया, और आपका आधार आपके मोबाइल से जोड़ा गया। मतलब जो भी पैसा सरकार आपको दे रही है वो सीधा पैसा आपके खाते में जमा होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जिसको बोला जाता है सब्सिडी। देखेंगे सब्सिडी क्या होती है क्या नहीं होती है, आगे के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे। मतलब एक प्रकार का मुआवजा सरकार आपको आपके खाते में दे रही है, तो इसीलिए हर व्यक्ति का क्या होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ, उसके बाद सो दीज आर द व्हाट, दीज आर द 12 फैक्टर्स विच 12 इंडिकेटर्स विच आर कवर्ड अंडर 3 डायमेंशंस। कौन सा? हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और ये जो डायमेंशंस है और इसके जो इंडिकेटर्स है, इससे ये काय में गिने जाते हैं, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये कौन कैलकुलेट करता है? नीति आयोग कैलकुलेट करता है। और किस देश के लिए? भारत के लिए, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? अब देखो ये जो नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, तो इसके प्रोग्रेस रिपोर्ट के अनुसार कितने लोग गरीबी से बाहर निकल चुके हैं? 135 मिलियन, मतलब लगभग 13.5 करोड़ लोग एग्जिटेड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बिटवीन लास्ट 5 ईयर। मतलब 2015-16 से 2019-21 तक कितने लोग गरीबी से बाहर निकले? 13.5 करोड़ गरीबी से बाहर निकले हैं। ऐसा कौन बोल रहा है? ये मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस रिपोर्ट जो 2023 में पब्लिश हुआ था वो बता रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कितने इंडिकेटर्स गिने जाते हैं? 12 इंडिकेटर्स गिने जाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? और इसमें भी जो यूपी बिहार वगैरह मैंने बात की, इसमें एमपीआई का प्रमाण कम हुआ है। मल्टी डायमेंशनल पोवर इंडेक्स में इनके पॉवर्टी कम हुई है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसके बाद, अब ये तो हो गया पॉवर्टी लाइन हमारे देश की, पॉवर्टी लाइन हमने देख ली। उसके बाद हमने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है वो भी देखता है, ठीक है। देखो अब तीसरा जो आता है, अभी मैंने बताया इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, कि जैसे अलग अलग देशों की खुद की एक पॉवर्टी लाइन होती है, उसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय लेवल पे एक पॉवर्टी लाइन होती है जिसको बोला जाता है इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। अब ये इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट कैसे की जाती है? तो सिंपल सी बात है, दुनिया में जितने भी देश होते हैं उन देशों का एक एवरेज निकाला जाता है और उसके आधार पे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे एक पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट की जाती है जिसको बोला जाता है इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, ठीक है। द इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन इज अ मॉनिटरी थ्रेशोल्ड अंडर विच एन इंडिविजुअल इज कंसिडर्ड टू बी लिविंग इन अ पॉवर्टी। मतलब एक प्रकार पैसे से ही पॉवर्टी लाइन डिसाइड की जाती है। जैसे मैंने बताया कि पहले थी $2.15 पर पर्सन पर डे का खर्चा अगर करता था, $2.15 पर पर्सन पर डे या फिर उससे ज्यादा अगर कोई व्यक्ति खर्चा करता था वो गरीबी से बाहर समझा जाता था। बट अभी ये कितना बढ़ दिया गया है, $3 पर पर्सन पर डे, इसको बढ़ा दिया गया। तो ये क्या है? ये पैसा, मॉनिटरी थ्रेशोल्ड है। तो इसके आधार पे क्या की जाती है? पॉवर्टी लाइन, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट की जाती है। इट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द पॉवर्टी थ्रेशोल्ड फ्रॉम ईच कंट्री given the value of goods needed to sustain one adult and converting it into dollars। मतलब क्या है कि ये जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट की जाती है, ये कैसे कैलकुलेट की जाती है कि हर एक अलग अलग देशों में बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब बास्केट ऑफ गुड्स खरीदने के लिए अलग अलग देशों में कितना कितना पैसा लगता है, उसका एक एवरेज निकाला जाता है और वो एवरेज से आधार पे क्या बनाई जाती है? इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट की जाती है। जैसे द करंट इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन इज $3 पर पर्सन पर डे, ठीक है। समझ में आ रहा है? और दूसरी एक पॉवर्टी लाइन जो एशिया के लिए होती है, ये है एडीबी, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार जो पॉवर्टी लाइन है वो कितना है? $1.51 पर पर्सन पर डे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एडीबी क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, अंतरराष्ट्रीय बैंक है एक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि राइट नाउ द इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन विच इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द value of goods needed to sustain one adult and converting it into dollars in different countries, उसका एवरेज निकाला जाता है और उसके आधार पे इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन डिसाइड होती है। तो फिलहाल कितनी है? $3 पर पर्सन पर डे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब देखो, अगर मैं इसको थोड़ा कंपेयर करूं, आपको क्या लगेगा? सर इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन तो $3 है, मतलब कोई भी व्यक्ति जो $3 या फिर उससे कम अगर खर्चा करता है दिन का, तो क्या कंसिडर होगा? उसको तो गरीब कंसिडर किया जाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन किया जाएगा। अब सर $3 मतलब कितना?
कितने रुपए? $3 मतलब कितने रुपए? इसको क्या बोलते हैं पता है आपको? मान लो मुझे डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करना है या फिर रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे किया जाता है? हाँ, तो फिलहाल क्या है ना बेटा, फिलहाल हर दिन डॉलर का प्राइस इन कंपैरिजन टू रुपीज बदलते रहता है। तो फिलहाल अगर देखो तो $1 मोटा मोटी 86 रुपीज के बराबर है। कितने रुपीज के बराबर है? 86 रुपीज। तो ये $1 इज इक्वल टू 86 रुपीज। ये क्या है? एक्सचेंज रेट है। ये क्या है? एक्सचेंज रेट है इंडियन करेंसी का इन द टर्म्स ऑफ डॉलर। तो मान लो मुझे यहां से अगर विदेश में जाना है, मुझे यहां से अगर अमेरिका जाना है, तो वहां पे तो रुपीज नहीं चलेगा क्योंकि वहां पे अमेरिका की करेंसी क्या है? डॉलर है। तो वहां पे अगर मुझे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे रुपीज को काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा? डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो ये जो इसको बोला जाता है एक्सचेंज रेट। क्या बोला जाता है? एक्सचेंज रेट। और जो जिस भी देश में हम जाते हैं उस देश की करेंसी हमको वहां पे हमारे करेंसी के साथ में एक्सचेंज करनी पड़ती है और वो इस रेट पे की जाती है। ठीक है, जैसे अमेरिकन डॉलर इज इन कंपैरिजन टू रुपीज। अब $3 है बेटा, $3 है मतलब 86 मल्टीप्लाइड बाय 3 करना पड़ेगा। कितना होता है? 258। कितना होता है? 258 रुपीज। मतलब क्या कि $3 इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज? 258 रुपीज बराबर है। ठीक है, 86 मल्टीप्लाइड हो 6 3 से 18, 8 यहाँ पे है 1। ठीक है, 24 25 258 रुपीज बराबर है। सो $3 मतलब कितना हो गया? 258 रुपए। तो मतलब ये तो क्या है, ये तो हमारे पॉवर्टी लाइन से बहुत ज्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में भारत का तो आधी आबादी तो गरीब ही आएंगे। तो सर ऐसे कैसे हो गया सर? तो बेटा ये ना, ये देखो इस पे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो $3 पर पर्सन पर डे का कैलकुलेशन जो निकलता है, ये निकलता है पीपीपी के आधार पे, जिसको बोला जाता है परचेसिंग पावर पैरिटी। परचेसिंग पावर पैरिटी का एक कंसेप्ट आपको इकोनॉमिक्स में एडवांस लेवल पे पढ़ाया जाएगा। अभी इतना समझ लो कि ये जो $3 पर पर्सन पर डे है, ये किस आधार पे निकाले गए हैं? बिकॉज अलग अलग देशों के अंदर बास्केट ऑफ गुड्स निकाली जाती है। अब बास्केट ऑफ गुड्स मतलब क्या कि मान लो चॉकलेट का कितना दाम है, बिस्किट का कितना दाम है, सब्जी का कितना दाम है, एक बास्केट ऑफ गुड बनाई जाएंगी और अलग अलग देशों में उस बास्केट ऑफ गुड्स को खरीदने के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है वो कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, और उसके आधार पर ये पॉवर्टी लाइन कितनी निकली है? $3 पर डे। तो यहां पे ना इसको अगर मैं रुपीज में कन्वर्ट करूं तो हार्डली जाता है 65 रुपीज। कितना जाता है? 65। मतलब इसका मतलब ये होता है कि भाई जो चीजें खरीदने के लिए अमेरिका में $3 लग रहे हैं, वो चीजें भारत में खरीदने के लिए कितने रुपए लगते हैं? 65 रुपए लगते हैं। कितने रुपए लग रहे हैं? 65 रुपीज लग रहे हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये जो है ना, इसको ये जो अभी मैंने कैलकुलेशन किया या फिर कंपैरिजन किया, किसके आधार पे किया? पीपीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी। समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो सिंपल सी बात है। अब ₹5 का चॉकलेट का ये आता है, कैडबरी का ये आता है, बार आता है। ठीक है, सो वो ₹5 जो कैडबरी का बार है इंडिया में ₹5 का मिलता है। आप अमेरिका में जाओ तो अमेरिका में कम से कम $1 का मिलेगा। तो मतलब ये क्या हो गया? अब जो चीज इंडिया में 5 और 10 रुपए में मिल रही है, वही चीज अगर आपको अमेरिका में लेना है तो कितना देना पड़ रहा है? $1। अब $1 कितना होता है? 86 रुपीज। और इंडिया के इसमें कितना मिल रहा है? 10 रुपए का मिल रहा है। फर्क है। तो ये जो है ना, ये कंपैरिजन, ये होता है बास्केट ऑफ गुड्स। कि इंडिया में बास्केट ऑफ गुड्स जो खरीदनी है, मतलब जो चीजें हम लोग इंडिया में खरीदते हैं उसका दाम बहुत कम है, वही चीजें अगर हम लोग अमेरिका में खरीद तो कितना खर्चा आएगा? $3 लग सकता है। क्लियर टू एवरीवन? समझा? तो ये इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन कितनी है? $3 पर पर्सन पर डे। परचेसिंग पावर पैरिटी क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, अब देखो ये तेंदुलकर कमेटी के मुताबिक भारत में जो गरीबी का प्रमाण था 2011-12 में, वो कितना था? लगभग 22% भारत की पॉपुलेशन क्या थी? गरीबी रेखा के नीचे रह रही थी। और उसमें भी रूरल में कितने थे? 26% लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे थे और अर्बन में 14%। और अगर ओवरऑल आंकड़े देखा जाए तो कितने गरीब थे? 270 मिलियन पीपल वर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब लगभग 27 करोड़। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? ये कौन सी स्टैटिस्टिक्स है? अकॉर्डिंग टू द तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट। तेंदुलकर ने क्या बताया था कि 33, 33 और 27 का उसने पॉवर्टी लाइन दिया था, उसके आधार पर ये रिपोर्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पॉवर्टी रेशो एक कंसेप्ट आया है। पॉवर्टी रेशो मतलब क्या? तो सिंपल सी बात है, पॉवर्टी रेशो इज इक्वल टू नंबर ऑफ पुअर पीपल, नंबर ऑफ
पुअर पीपल। अब नंबर ऑफ पुअर पीपल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? द पीपल हु आर रिसाइडिंग बिलो पॉवर्टी लाइन। तो नंबर ऑफ पुअर पीपल डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। नंबर ऑफ पुअर पीपल डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, इससे क्या मिलेगा? पॉवर्टी रेशियो। पॉवर्टी रेशियो इज द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन इज कॉल्ड द पॉवर्टी रेशियो और हेड काउंट रेशियो, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है HCR। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो पॉवर्टी रेशियो की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ पुअर पीपल इन द कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। तो इससे हमको जो मिलता है इसको बोलते हैं पॉवर्टी रेशियो, या फिर इसको ही दूसरा नाम क्या है? हेड, इसको ही दूसरा नाम क्या है? हेड काउंट रेशियो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। मतलब 2011 में कितने गरीब थे? 27 करोड़, और आज कितने बचे? 7.5 करोड़। तो लगभग 2011 और आज क्या चल रहा है? 2025, मतलब 14 साल हो चुके हैं। मतलब 14 साल में गरीबी में बहुत ज्यादा गिरावट देखी गई है, और ये अच्छी बात है। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब देखो बेटा, जब गरीबी की बात आती है तो कल ही मैंने एक एस्पेक्ट आपको बताया कि ज्यादातर जो गरीब है वो कहां पे? एक तो सोशल ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज आल्सो नॉट सेम फॉर ऑल सोशल ग्रुप्स एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज इन इंडिया। अगर सोशल ग्रुप्स की बात करें तो आपको पता है कि भारत में जाति आधारित व्यवस्था है, तो उसमें भी जो निचली जाति वाले आते हैं, जैसा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, इनमें गरीबी का प्रमाण क्या है? ज्यादा है। जैसे सोशल ग्रुप्स की बात करें तो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ज्यादातर गरीब आपको इस कैटेगरी में मिलेंगे। और इकोनॉमिक ग्रुप्स की अगर बात करें, मतलब आर्थिक हिसाब से कि कितना कमाई करते हैं उसके हिसाब से अगर बात करें, तो रूरल एग्रीकल्चर लेबर हाउस होल्ड एंड अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड। ये अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड क्या होता है? जो जिसको पार्ट टाइम काम मिलता है। जैसा जो चौक चौराहे पे जो लेबर बैठे रहते हैं ना, कभी काम मिला तो रोजी मिलेगी, काम नहीं मिलेगा तो वैसे ही बैठे रहेंगे, तो उनको बोला जाता है अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड। और दूसरा क्या है? रूरल एग्रीकल्चर लेबर हाउस होल्ड, की जो देहात में काम करते हैं, गांव में काम करते हैं और खेती में काम करते हैं, उनको कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। तो ये क्या है? ये दो इकोनॉमिक ग्रुप्स भी क्या है? इनमें ज्यादातर गरीबी देखी जाती है। और कास्ट वाइज अगर देखा जाए तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, इनमें गरीबी का प्रमाण ज्यादातर देखा जाता है, और इसीलिए इनको वल्नरेबल ग्रुप्स भी कंसिडर किया जाता है, कि सबसे ज्यादा गरीबी के कारण प्रभावित ग्रुप में इनको कंसिडर किया जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? देखो बेटा, अब ये स्टैटिस्टिक्स आपके एनसीईआरटी में दिया है, तो यहाँ पे कास्ट वाइज, एक साइड में कास्ट वाइज डेटा दिया गया और एक साइड में इकोनॉमिक कंडीशन के वाइज दिया गया। यहाँ पे दिखेगा आपको, ये 2016 में पब्लिश किया है वर्ल्ड बैंक की तरफ से। इसमें दिखेगा कि शेड्यूल कास्ट में 100 में से 29 लोग, मतलब आउट ऑफ 100 29 पीपल आर लिविंग इन बिलो पॉवर्टी लाइन। और शेड्यूल ट्राइब में यही प्रमाण कितना है? 43 पीपल out of 100 43 people are residing are living below poverty line. So these are stark, मतलब ये बताते हैं कि भाई गरीबी की जब बात आती है स्पेसिफिकली भारत में, तो जो निचली जाति है वो सबसे ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे रहती है। और वही अगर मैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट से देखूं तो कैजुअल लेबर जो गांव में काम करता है, कितने 100 में से 34 लेबर का क्या है? गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। और अर्बन रीजन में जो है वो भी क्या है? 100 में से 34 गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। और टोटल देखा जाए तो एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो कितना है? 22%। मतलब पूरी आबादी में से 22% लोग क्या थे? गरीबी रेखा के नीचे रह रहे थे। कब? 2016, मतलब 2011-12 का जो डेटा था उसके आधार पर वर्ल्ड बैंक ने ये डेटा दिया है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो सोशल ग्रुप्स की अगर बात करें तो एससीज एंड एसटीज, मतलब कैटेगरी वाइज अगर बात करें तो सबसे ज्यादा प्रभावित कैटेगरीज कौन सी है? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, इनमें ज्यादातर गरीबी का प्रमाण देखा जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब देखो बेटा, यहाँ पे अलग अलग राज्यों में कितने गरीब है उसका डेटा बताया गया। अब ये अगेन ये भी डेटा कब का है? 2011 का जो जनगणना हुआ था उसके आधार पर डेटा बनाया गया था। इसको बोलते हैं इंटर स्टेट डिस्पैरिटी इन पॉवर्टी रेशियो, कि अलग अलग राज्यों में किसी राज्य में गरीबी का प्रमाण बहुत ज्यादा तो किसी राज्य में गरीबी का प्रमाण बहुत है, बहुत कम है। इसको बोला जाता है इंटर स्टेट डिस्पैरिटी। मतलब क्या? समान गरीबी कहां पे भी नहीं है। तो जैसे यहाँ पे देखो, बिहार, उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में गरीबी का प्रमाण बहुत ज्यादा है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। और फिर उसके बाद सबसे कम कहां पे? केरला, हिमाचल, पंजाब, आंध्र, ये राज्यों में गरीबी का प्रमाण बहुत ही कम है। और एवरेज कितना था? 22% भारत की आबादी गरीबी रेखा के नीचे रह रही थी। तो ये चीज हमको बताता है कि अलग अलग राज्यों में गरीबी का प्रमाण भी क्या है? अलग अलग है। और उसमें भी सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य कौन से गरीबी के कारण? बीमारू स्टेट्स। तो बीमारू स्टेट्स किसको बोला जाता है बेटा? इसमें का बी जो है वो स्टैंड करता है बिहार के लिए।
बी स्टैंड करता है बिहार के लिए, एम जो है वो स्टैंड करता है मध्य प्रदेश के लिए, एमपी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आर स्टैंड करता है राजस्थान के लिए, आर स्टैंड करता है राजस्थान के लिए, और यू स्टैंड करता है यूपी के लिए, उत्तर प्रदेश। और इन चारों राज्यों को मिलकर एक टर्म बनाई गई थी जिसको बोला जाता है बीमारू स्टेट। आज भी अगर देखो तो सबसे बैकवर्ड स्टेट में इनका नाम आता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सच में अब यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा गरीबी का प्रमाण कहाँ पे, पहले क्रमांक पे बिहार, फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, राजस्थान में भी प्रमाण ज्यादा है। तो मतलब क्या है कि इन राज्यों को एक कंबाइंड नाम दिया गया बीमारू स्टेट बिकॉज ऑफ देयर डेवलपमेंटल बैकलॉग, कि भाई विकसित बहुत ही मतलब इंडस्ट्रीज नहीं है प्रॉपर, ये नहीं है, गरीबी का प्रमाण भी ज्यादा है, इसीलिए इनको बीमारू स्टेट बोला जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखना, ठीक है। ये मैंने नहीं बोला है, मैं कोई टॉन्ट नहीं मार रहा हूं, बट ये गवर्नमेंट का जो एक रिपोर्ट आया था उसमें बोला गया था। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा इतना? ठीक है। अब ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो की थोड़ा हमको देखना पड़ेगा कि दुनिया में भाई गरीबी का प्रमाण कितना है। तो 1990 में कितने लोग दुनिया के गरीब थे? 36% ऑफ द पीपल वर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। ये कौन सी पॉवर्टी लाइन होगी? इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। और यही कम होकर 2015 में कितना हुआ? लगभग 10%। और आज 2025 की अगर बात करें तो लगभग ये पॉवर्टी लाइन की पॉवर्टी गरीबी जो दुनिया में है वो कितनी है? 9% के आसपास। मतलब क्या अभी भी हमारे सामने बड़ा बहुत बड़ा टारगेट है कि 9% हमको कम करना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और इसमें भी स्पेसिफिकली चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशंस पॉवर्टी डिक्लाइन सब्सटेंशियली। सबसे ज्यादा गरीब जो थे वो एशिया में, और एशिया में इंडिया आता है, इंडिया के चाइना भी था, और साउथ ईस्ट एशियन नेशन मतलब ये जो फिलीपींस, सिंगापुर, वियतनाम, ठीक है, मलेशिया, थाईलैंड, ये जो कंट्रीज है, ये कंट्रीज को क्या बोला जाता है? साउथ ईस्ट एशियन नेशन। की एशिया का जो कॉन्टिनेंट है उसके साउथ ईस्ट में जो देश रहते हैं, इंडोनेशिया वगैरह, ये सारे देश काय में आते हैं? साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें सबसे ज्यादा गरीबी का प्रमाण था 1990 में। और इन देशों ने क्या किया बेटा? इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत फास्टन किया। सो rapid economic growth and investment in human resource on the basis of these nation progressed, मतलब रैपिड डेवलपमेंट किया। और जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है देश की, वैसे वैसे लोग गरीबी से बाहर निकाले जाते हैं। बहुत आवश्यक है, ये समझ लेना, दिमाग में फिट कर लो कि जो देश की आर्थिक विकास हो रहा है, जब देश का आर्थिक विकास हो रहा है मतलब उसका फायदा किसको होगा? देश के लोगों को होगा। अगर देश के लोगों को फायदा हो रहा है मतलब वो लोग गरीबी से निकाले जा रहे हैं। और ये एग्जाम्पल कहां से पता चला हमको? चाइना और साउथ ईस्ट एशियन नेशन, बिकॉज ये दोनों भी नेशन में गरीबी बहुत रैपिडली कम हुई। कम होने का कारण क्या था? क्योंकि इनके देशों में क्या देखा गया? रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ देखी गई। क्या देखा गया? रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ देखा गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब चाइना की अगर बात करें तो नंबर ऑफ पुअर्स 1981 में कितने थे? 88.3। 2008 में 14%, 2015 में 0.7%। ठीक है। मतलब अब देखो चाइना ने कितना बड़ा प्रोग्रेस किया है पॉवर्टी रिडक्शन में। ठीक है, तो हम भी कर सकते हैं, ऐसी कुछ बात नहीं, बट हाँ टारगेट होना चाहिए। एंड साउथ एशिया की बात करें, मतलब जहां पे इंडिया आता है, 2005 में कितने गरीब थे? 34%, 13 में 16.2%, और अभी भी रिडक्शन हो रहा है। मतलब प्रोग्रेस हो रहा है, बट हमारा जो प्रोग्रेस है गरीबी रिडक्शन में वो क्या है? थोड़ा कम है एज कंपेयर टू द चाइना। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? ये देखो ग्राफ बेटा, ये ग्राफ से आपको समझ में आएगा। अभी 2015 का पुराना ग्राफ है, बट आज भी रियलिटी बताता है। चाइना जो है ये ग्राफ में एकदम जो बॉटम में जो लाइन है वो किसकी है? चाइना की। ठीक है, मतलब चाइना में गरीबी का प्रमाण क्या है? बहुत कम है। फिर सबसे ज्यादा कहां पे? सब सहारन अफ्रीका। सो दिस लाइन रिप्रेजेंट द सब सहारन अफ्रीका। और इंडिया कहां पे आता है? साउथ एशिया यहां पे आता है। दिस इज इंडिया। मतलब इंडिया में लगभग 15% से लेके 32% इस रीजन साउथ एशिया में इतनी गरीबी कब? 2015 में थी। और इंडिया में भी लगभग 22% लोग गरीब थे। तो ये अलग अलग। अब यहाँ पे देखो सब सहारन अफ्रीका एक आया है, दूसरा शब्द आया लैटिन अमेरिका, कैरिबियन ने, ये भी एक शब्द आया है। पता है आपको लैटिन अमेरिका किसको कहते हैं, कैरिबियन किसको कहते हैं? नहीं पता है ना, ये आपका होमवर्क है। ठीक है। अब सब सहारन अफ्रीका देखो, ये जो अफ्रीका नाम का कॉन्टिनेंट है, स्क्रीन पे ध्यान दो, अफ्रीका नाम का कॉन्टिनेंट है। ये अफ्रीका में ये जो नीचे का रीजन है बेटा, इसको बोला जाता है सब सहारन अफ्रीका। ठीक है, ये जो ब्लू कलर से मार्क किया गया रीजन है इसको क्या बोला जाता है? सब सहारन अफ्रीका। ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है क्या?
ठीक है। दिस इज द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का दिस पार्ट इज सब सारा अफ्रीका। ठीक है, उसके बाद ये देखो लैटिन अमेरिका एक टर्म आई थी। सो बेटा ये जो देश है साउथ अमेरिका उसके साथ मेक्सिको, ये जो रीजन है इस रीजन को बोला जाता है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। क्या बोला जाता है? लैटिन अमेरिका। क्या बोला जाता है? लैटिन अमेरिका। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है, तो इवन मेक्सिको, ब्राजील, बोलीविया, पैराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे, चिले, पेरू, कोलंबिया, इक्वाडोर, वेनेजुएला, ये सारे देश काय में आते हैं? लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में आते हैं। अभी हमारे रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर कहां पे गए थे? ब्राजील और अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना कहां पे आता है? साउथ अमेरिका में आता है। तो इसको भी कौन सा देश बोलेंगे? लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? देखो एक और शब्द था कैरेबियन आइलैंड नेशन। तो कैरेबियन आइलैंड नेशन कौन से? तो ये देखो ये बीच में जो आइलैंड है ना, सॉरी ये बीच में जो आइलैंड नेशन है ना, इसको बोला जाता है कैरेबियन आइलैंड नेशन। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? और यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री कहां पे गए थे? यहाँ पे एक छोटा सा देश है बेटा जिसका नाम है त्रिनिदाद एंड टोबैको। यहाँ पे एक छोटा सा देश है, एक छोटा सा आइलैंड नेशन है जिसका नाम क्या है? त्रिनिदाद एंड टोबैको। तो इसकी जो राष्ट्रपति है ना वो भारत की ओरिजिन से है, बिहार से आती है। उसका मूल जो है बिहार का है और फिर उसकी फैमिलीज वहां पे बस गई, तो वो वहां की अभी क्या बन चुकी है? राष्ट्रपति बन चुकी है। तो अभी हमारे प्रधानमंत्री रिसेंटली कहां पे गए थे? त्रिनिदाद एंड टोबैको में गए थे। देखो ये ध्यान में रखना, हमारे प्रधानमंत्री कहां कहां पे जाते हैं, कहां कहां पे विजिट करते हैं, उसके आधार पे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो त्रिनिदाद एंड टोबैको यहाँ पे हो गया। ये भी कहां में आता है? कैरेबियन देश, जैसा क्यूबा हो गया, हैती हो गया, देन जमैका नाम आपने सुना होगा, जमैका का देश है। ये सारे देश बेटा इस रीजन में आते हैं। ठीक है, और इन सारे देशों को मिलके एक समूह बनता है। इन सारे देशों को कॉमनली एक नाम बोला जाता है जिसको बोला जाता है वेस्ट इंडीज नेशन। वेस्ट इंडीज। इन सारे देशों को, छोटे छोटे जो आइलैंड है ना, सारे देशों को, इसमें त्रिनिदाद एंड टोबैको भी आता है, सारों को मिलके एक नाम से जो पुकारा जाता है वो क्या है? वेस्ट इंडीज। अब आपको पता होगा वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम है, हाँ ठीक है, वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम है। सर फिर ऐसा है तो फिर अभी तक हमको क्या लगता था कि वेस्ट इंडीज एक देश है? बेटा वेस्ट इंडीज ये आइलैंड को बोला जाता है, ये जितने भी आइलैंड है ना इसमें अलग अलग देश आते हैं, उनको मिला के एक टर्म से बोला जाता है, उसको बोला जाता है वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज क्या है? ये एक देश की टीम नहीं है, समझ में आ रहा है? ये एक देश की टीम नहीं है, इसमें अलग अलग देशों से, ये जो छोटे छोटे आइलैंड है ना, इस देशों से क्रिकेटर्स आते हैं और वो वेस्ट इंडीज नाम से खेलते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये दिमाग में डाल लेना क्योंकि ना कंफ्यूजन होता है। सो इनको कौन से आइलैंड्स बोलते हैं? कैरेबियन आइलैंड्स। कौन से आइलैंड्स बोलते हैं? कैरेबियन आइलैंड नेशन। ठीक है, नाम लिखा है यहाँ पे, मैं आपको स्लाइड शेयर करूंगा आफ्टर द लेक्चर, उसमें देख लेना। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? ठीक है, उसके बाद अब देखो ये चार्ट आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। क्या बोला गया है? हेड काउंट रेशो। हेड काउंट रेशो मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ पुअर पीपल इन अ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। उससे हमको क्या पता चलता है? पॉवर्टी रेशो। पॉवर्टी रेशो को ही दूसरा नाम क्या रहता है? हेड काउंट रेशो। ठीक है, कंपैरिजन अमंग सम सिलेक्टेड कंट्रीज। तो 2011 के हिसाब से नाइजीरिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग थे। कितने? 53.5%। मतलब जितनी उसकी आबादी थी उसके आधे लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे थे। और भारत में कितना था? 21.4%। ठीक है, और बांग्लादेश में 14.8%। मतलब अलग अलग देशों में, पाकिस्तान में सिर्फ 4%। तो ये उन देशों की जितनी आबादी उसके कंपैरिजन में कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे थे, ये आंकड़े पुराने वाले। बट ये हमको ये बताते हैं कि भाई गरीबी रेखा की अगर बात करें तो इंडिया में कितनी आबादी गरीबी रेखा के नीचे रह रही थी? 22% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रह रही थी। ठीक है, और अभी कितनी है? सिर्फ 5.45%, दैट इज ओनली 7.5 करोड़। इज इट क्लियर टू एवरीवन? दिमाग में फिट कर लेने आंकड़े, क्योंकि सवाल आ गया तो भाई आंकड़े याद रहे। अरे चलो भाई लिख दो, समझ में आया? ठीक है, अब कॉजेस क्या है पॉवर्टी के? ये तो हो गया अभी तक पॉवर्टी कैलकुलेशन वगैरह पूरा हमने देख लिया। अभी आते हैं कि कॉजेस क्या है और उसके बाद सॉल्यूशंस क्या है कि कैसे हम लोग गरीबी को कम कर सकते हैं। तो कॉजेस की अगर बात करें तो सबसे पहला कारण क्या दिखता है बेटा? कि लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन ब्रिटिश कंट्री। अर्लियर वी वर कोलोनाइज्ड, हम लोग कोलोनाइज थे, मतलब क्या? ब्रिटिश हम पर राज करते थे और हम लोग ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था बेटा? हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरी तरीके से सप्रेस किया था, ना इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करने दिया, ना किसी सेक्टर को ग्रोथ करने दिया। मतलब लगभग 150 साल तक हम लोग गुलामी में थे, तो किसी भी प्रकार का विकास और आर्थिक विकास तो हमारा हो ही नहीं पाया।
सो एक तो वो है कि लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। उसके बाद जब भारत को आजादी मिली तो आजादी मिलने के बाद हमारे पास रिसोर्सेस थे क्या, पैसा था क्या, कुछ भी नहीं थे। तो हमको जो नेशन है वो हमको नेशन जीरो से रिबिल्ड करना पड़ा, तो उसके लिए भी बहुत समय लगा। दूसरा, लो ग्रोथ रेट टिल 1980s। मतलब ग्रोथ रेट मतलब क्या, कि जो हमारा आर्थिक विकास दर था, जो हमारा आर्थिक विकास दर जो किससे गिना जाता है, जीडीपी से गिना जाता है, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जो हमारा आर्थिक विकास दर था, ये जीडीपी वगैरह क्या रहता है मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। जो हमारा आर्थिक विकास दर था वो 1980 तक भी क्या था, बहुत कम था, ठीक है। सो उसके कारण लेस जॉब और लेस इनकम, मतलब जॉब क्रिएशन में बहुत कमी हुई, और जॉब जो भी जनरेट होते थे उसमें जो पगार मिलता था वो भी क्या था, बहुत कम था। तो उसके कारण लोग गरीबी से बाहर निकल के ही नहीं आ पाए, ये दूसरा कारण। दूसरा, ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज, दैट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज, कि भारत के अंदर अमीर बहुत अमीर है और गरीब बहुत गरीब है। और आज भी अगर देखो तो इनकम इनइक्वालिटी बढ़ते ही जा रही है, अमीर अमीर बनते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। और अगर ऐसे ही बनते रहा तो गरीब लोग क्या हो जाएंगे, गरीबों का प्रमाण बढ़ने लगेगा। सो ये कंडीशन भारत में तब भी एग्जिस्ट करती थी, मतलब 1900 इंडिपेंडेंस के बाद, और आज भी उतने ही बड़े पैमाने में एग्जिस्ट करती है। देन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, देखो बेटा आज भी भारत की अगर बात देखो तो भारत कृषि प्रधान देश बोला जाता है, ठीक है। और एग्रीकल्चर में इनकम की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, और जो भी इनकम मिलता है वो बहुत ही कम मिलता है। उसके कारण लोग ज्यादातर गरीबी में रहते हैं, और इंडस्ट्रीज का जिस प्रकार से विकास होना चाहिए उस प्रकार से डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इंडस्ट्रीज मतलब कौन सा सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर ग्रोथ होती है तो जॉब वहां पे जनरेट होंगे, और जॉब जनरेट होंगे तो पूरे एग्रीकल्चर वाले कहां पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, और उनका पगार बढ़ेगा, उनका इनकम बढ़ेगा। और वो अगर इनकम बढ़ता है तो गरीबी रेखा से बाहर निकल के आएंगे। तो ये बहुत आवश्यक है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ होना इज मस्ट। मेनी सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, मतलब अलग अलग समाज के जो रीति रिवाज है, प्रथाएं है, उसके कारण भी गरीबी का प्रमाण भारत में ज्यादा है। तो कौन सी प्रथा है सर, मैरिज, बराबर है। मैरिज क्या है, इंडिया में बिग फैट इंडियन वेडिंग होती है। कैसी शादी होती है, ऐसी छोटी छोटी शादी होती है क्या, 50 लोगों में, 10 लोगों में, 20 लोगों में, नहीं, हमारे पे 1000 लोग बुलाओ, 10,000 लोग बुलाओ। तो मैरिज में क्या होता है बेटा, लोग कर्जा ले लेके शादियां करते हैं, और फिर क्या होता है, कर्जा लिया, पैसे नहीं रहते तो डूब जाते हैं और गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। दूसरा, डाउरी, भी बहुत केसेस आए सामने, ठीक है, कि इंसान भाई कमाता है और बेटे की जब शादी रहती है तो कर्जा निकाल निकाल के डाउरी देता है, दहेज देता है, और अल्टीमेटली वो गरीबी रेखा के नीचे चले जाता है। ये इवन रिलीजियस प्रोग्राम्स, ठीक है, भारत बहुत ही रिलीजियस लोग ज्यादा है भारत में, तो रिलीजियस प्रोग्राम करने के लिए भी लोग कर्जा निकालते हैं और गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं, बिकॉज वो कर्जा पे करने के लिए पैसा नहीं रहता उनके पास। तो ये इसको बोला जाता है मेनी सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, कि इनके कारण क्या होता है, इंसान गरीब बनता है। और छठवां, मनी लेंडर। एग्रीकल्चर की बात करें तो मनी लेंडर किसको कर्जा देते हैं, किसानों को, और किसान कर्जा रिपे करने में असमर्थ रहता है, और अल्टीमेटली ये भी क्या बनता है, उसकी जो जमीन है उससे छीनी जाती है और किसान भी गरीब बन जाता है, या फिर बंधुआ मजदूर, बॉन्डेड लेबर बन जाता है, ठीक है। मतलब उसको आजन्म, पूरे जन्म के लिए किसका गुलाम बन के रहना पड़ता है, मनी लेंडर का, साहूकार का। बट ये प्रथा अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट बैन है, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट बैन है। बट अभी भी ये जो बॉन्डेड लेबर है, बॉन्डेड लेबर मतलब समझता है ना, बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूर मतलब बंधा हुआ मजदूर, कि ऐसा मजदूर जो उसके मालिक से बंधा हुआ है, मालिक जैसा बोलेगा वैसा उसको करना पड़ेगा, मतलब एक प्रकार से स्लेव, दास, पुराने जमाने में होता था ना स्लेव, वैसा। बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, स्लेव वगैरह ये नहीं चलेगा, सब लोग इक्वल है, सब आजाद है, और जिसको जैसा करना है वो कर सकता है। बट आज भी ये प्रथाएं चलती है जिसको बोला जाता है बॉन्डेड लेबर। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझा। अब गरीबी कम करने के लिए, ये तो हमने कारण देखे, अब गरीबी कम करने के लिए सरकार ने क्या क्या मेजर्स उठाए, तो इसको बोला जाता है एंटी पावर्टी मेजर्स। क्या बोला जाता है, एंटी पावर्टी मेजर्स। द करंट एंटी पावर्टी स्ट्रेटेजी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ब्रॉडली ऑन 2 प्लैंक्स, मतलब 2 चीजों पे सरकार के एंटी पावर्टी स्ट्रेटेजी बेस्ड है। एक कौन सा है, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि भाई आर्थिक विकास करो, क्योंकि आर्थिक विकास होगा तो कंपनियां बढ़ेंगी, कंपनियां बढ़ेंगी तो लोगों को जॉब मिलेगी, लोगों को जॉब मिलेगी तो लोगों का इनकम बढ़ेगा, और लोगों का इनकम बढ़ेगा तो लोग गरीबी से निकल के बाहर आ जाएंगे, और क्या बन जाएंगे, बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका इंप्रूव हो जाएगा। तो एक तो प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और दूसरा क्या है, टारगेटेड एंटी पावर्टी प्रोग्राम। देखो ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, टारगेटेड मतलब जिनको जरूरत है
उनको ही मिलना चाहिए, उसको बोला जाता है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। कि गरीबी हटाने के लिए सरकार के जो भी अलग अलग कार्यक्रम है उसका फायदा सिर्फ किसको मिले, जिसको जरूरत है, जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहा है उसको ही मिलना चाहिए। दैट इज द पर्पस ऑफ टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। जहां पे भी टारगेटेड शब्द आ गया तो समझ लेना कि जिस व्यक्ति को वाकई में जरूरत है उसको इसका फायदा मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये दो स्ट्रेटेजी सरकार की, एक तो क्या करो आर्थिक विकास बढ़ाओ और दूसरा टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम चलाओ। इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर बात करें तो 1970 के दशक में भारत का ग्रोथ रेट कितना था, 3.5% पर ईयर। वो बढ़ के अभी लगभग कितना हो चुका है, 1980-90 में 6% हुआ और 2010 तक वो डबल डिजिट में गया, मतलब 10% तक, और अभी लगभग 6-7% के आसपास इंडिया का ग्रोथ रेट है। मतलब ग्रोथ रेट मतलब क्या, आर्थिक विकास दर, कि हमारी आर्थिक विकास कैसे हो रहा है वो दर्शाता है। ठीक है, द हायर ग्रोथ रेट्स हैव हेल्प सिग्निफिकेंटली इन द रिडक्शन ऑफ, मतलब जैसे जैसे ग्रोथ रेट बढ़ा है वैसे वैसे गरीबी में क्या हुई है, गिरावट देखी गई है। बिकॉज ग्रोथ रेट जब बढ़ता है तो इसका मतलब है कि देश के अंदर जॉब जनरेट हो रहे हैं, देश के अंदर नई इंडस्ट्रीज आ रही है, और नई इंडस्ट्री जब आती है तो जॉब जनरेट करती है, जॉब जनरेट करती है मतलब लोगों का इनकम बढ़ता है, मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेस बढ़ते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझा? अब यहाँ पे ये एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम कौन से है वो भी हमको देखने हैं। ठीक है, सो स्ट्रॉन्ग, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। मतलब अगर देश का विकास होता है, कौन सा विकास, आर्थिक विकास होता है, तो उससे क्या होता है, गरीबी में गिरावट होती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सरकार ने बोला है। ठीक है, सो इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडन्स अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोवाइड द रिसोर्सेज नीडेड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। सो एजुकेशन अगर बढ़ता है तो बेटर इकोनॉमिक रिटर्न्स भी दिए जाते हैं, जैसा ह्यूमन रिसोर्स की हम लोगों ने बात की थी। तो इसीलिए एजुकेशन मिलना बच्चों को बहुत आवश्यक है, इसीलिए भारत सरकार ने एजुकेशन क्या किया है, फ्री किया है। 10वीं तक का एजुकेशन मुफ्त में सरकार आपको अवेलेबल करवा के देती है, अंडर विच लॉ, राइट टू एजुकेशन एक्ट। कौन सा एक्ट, आरटीई का कानून। अब गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स कौन से हैं, जिसको बोला जाता है एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। ठीक है, जिसको बोला जाता है एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम या फिर टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स कौन से है। तो एक स्क्रीन पे है आपका मनरेगा। कौन सा है पहला, मनरेगा। मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। अब ये मनरेगा के कानून के अंतर्गत एक प्रकार से जो लोग हैं जो गांव में रहते हैं, ये स्कीम किसके लिए बेटा, जो लोग गांव में रहते हैं उनके लिए स्कीम है। अब जैसा गांव में रोजगार नहीं था तो लोग गांव के कहां पे आते थे, शहर में आते थे, बट लोगों को गांव के अंदर ही रोजगार मिले, इसके लिए भारत सरकार ने 2005 में ये अभी तक की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्कीम का लॉन्चिंग किया। उसका नाम क्या था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्या है आखिरी में, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मतलब रोजगार का अधिकार। ठीक है, सो इस कानून के अंतर्गत गांव में रहने वाले व्यक्ति को 100 दिन का मिनिमम, पूरे साल भर में 100 दिन का रोजगार सरकार देंगी ही देंगी, और अगर वो भी नहीं मिलता है तो सरकार उसको बेरोजगारी भत्ता देगा, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट वेज। कुछ भी ना काम करते हो उसको पगार देगा कि भाई आपको आपकी सैलरी मिलेगी, काम रहेगा तो काम दिया जाएगा, बट मिनिमम 100 दिन का रोजगार आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ये जो रोजगार होता है इसमें के लगभग 1/3 ऑफ द प्रपोज्ड जॉब्स हैव बीन रिजर्व फॉर, मतलब 1/3 मतलब कितने, 33% जॉब्स जो ये मनरेगा के अंतर्गत दिए जाने वाले थे वो किसके लिए रिजर्व रखे गए, महिलाओं के लिए रखे गए। दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, बराबर था, क्योंकि महिला और पुरुष समान है तो भाई उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। सो इट गिव्स लीगल गारंटी ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट टू द एडल्ट मेंबर ऑफ रूरल हाउसहोल्ड हु आर विलिंग टू डू अनस्किल्ड मैनुअल लेबर सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 100 डेज पर हाउसहोल्ड। मतलब कितने, मिनिमम कितने दिन का जॉब दिया जाएगा, 100 दिन का उनको रोजगार दिया जाएगा। अगर जॉब नहीं मिलता है तो 100 दिन का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस। aims to provide 100 days of wage employment to every household to ensure livelihood security in रूरल एरियाज। तो कहां पे योजना लॉन्च की गई, रूरल एरियाज में। तो है पर्पस क्या था कि लोगों की आमदनी बढ़े, कहां पे बढ़े, गांव में ही बढ़े, लोगों को बेवजह शहर में ना आना पड़े और गांव में उनको सब सुविधा मिले, ताकि वो अपना खुद का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या कर सके, इंप्रूव कर सके। दूसरा योजना कौन सी लॉन्च की थी, अब ये तो 2005 की थी, इसके पहले भी सरकार ने अलग अलग योजनाएं लॉन्च की थी। एक थी 1993 में जिसका नाम था प्रधानमंत्री रोजगार योजना। कौन सा नाम था, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अब ये योजना जो थी ये किसके लिए थी, जो भी युवक है जिसको स्मॉल बिजनेस या फिर इंडस्ट्री सेटअप करना है, उसको कर्जा चाहिए, तो इस योजना के अंतर्गत उसको क्या दिया जाता था,
कर्जा प्रोवाइड किया जाता था। एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एरिया एंड स्मॉल टाउन। ठीक है, सो और उसके बाद तीसरी रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम कब लॉन्च किया था? 1995 में। ये भी क्या था? एक प्रकार का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। बेटा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शब्द आ गया तो समझ लेना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? स्वरोजगार। तो स्वरोजगार मतलब बिजनेस। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कब होता है? जब वो धंधा करता है तभी होता है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन, मतलब उनको पैसा कर्जा दिया गया कि लो भाई 10 लाख रुपए लो, 5 लाख रुपए लो और अपना बिजनेस सेटअप करो। ठीक है, उसके बाद स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये 1999 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी। इसका पर्पस क्या था? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिलाओं का बचत गट जो है उसका निर्माण किया जाए और उसके लिए उनको जो भी मदद है वो मदद दी जाए। इसके लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की निर्मित की गई है ताकि गांव के अंदर जो महिलाएं हैं, जो गरीब घर की है, उनको भी क्या मिल सके, उनका भी इनकम बढ़ सके, उसके लिए ये योजना लॉन्च की गई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये भी एक योजना थी। अगेन एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस इज गिवन टू स्टेट फॉर बेसिक सर्विसेज, मतलब गांव के अंदर बेसिक सैनिटेशन, प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब गांव के अंदर बेसिक बेसिक सुविधाएं राज्य सरकार दे सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने योजना लॉन्च की थी जिसका नाम क्या था? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। और उसके बाद जो गरीब से गरीब है, गांव में भी जो गरीब से गरीब है या फिर पूरे भारत भर में जो गरीब लोग हैं उनको फ्री में खाना मिले, इसके लिए सरकार ने कौन सी योजना लॉन्च की थी? अंत्योदय अन्न योजना। आपको राशन की दुकान का कंसेप्ट पता है? तो हर एरिया में राशन की दुकान होती है और ये राशन की दुकान में सस्ते में अनाज मिलता है, जैसा 1 रुपए में गेहूं मिलता है, 2 रुपए में चावल मिलता है। तो ये अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत जो ये 1 रुपया 2 रुपए लिया जाता है, ये भी नहीं लिए जाएंगे और जो खाना है, अनाज जो है वो फुकट में उस परिवार को दिया जाएगा जो गरीब में से बहुत गरीब है। क्लियर है? उनके लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई थी? अंत्योदय अन्न योजना। पर्पस क्या था? कि गरीब में से गरीब इंसान को भी क्या मिले? 2 वक्त की रोटी मिले, उसको भी भूखा ना सोना पड़े। ऐसे क्लियर टू एवरीवन? समझा? देखो इसके अलावा भी रिसेंटली जो योजनाएं सरकार ने लॉन्च की है, एक है CMGPE, चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, सॉरी चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, CMEGP। ठीक है, क्या है? CM मतलब चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ठीक है, CMEGP। और 8वीं कौन सी है? PMEGP। PMEGP क्या है? चीफ मिनिस्टर को किससे बदलो? प्राइम मिनिस्टर से। बाकी क्या है? सेम। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो ये क्या है? दीज आर ऑल्सो टारगेटेड प्रोग्राम, कि जिसके अंतर्गत जो युवा है उनको कर्जा दिया जाता है कि भाई आप बिजनेस डालिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ाइए और उससे फिर आप अर्निंग कीजिए ताकि आप गरीबी से बाहर निकल सके और जॉब जनरेट कर सके। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो दीज आर डिफरेंट स्कीम्स, और बहुत सारी स्कीम्स है बेटा कि जिसके अंतर्गत गरीबी हटाने के लिए सरकार ने ये योजनाएं क्या की है? लॉन्च की है। ठीक है, अब इश्यूज क्या है इनके साथ में, इन स्कीम्स के साथ में? देखो मैंने बहुत बार एक स्टेटमेंट बोलता हूं कि योजनाएं सरकार की बहुत अच्छी रहती है, योजनाएं बहुत अच्छी रहती है, बट उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम इसमें भी है कि लैक ऑफ प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन एंड राइट टारगेटिंग, कि जिसको वाकई में जरूरत है उनको नहीं मिलता है, जिसको जरूरत नहीं उसको मिल जाता है। ठीक है, और प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। दूसरा क्या है कि ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम, एक ही चीज के लिए अलग अलग योजनाएं, जैसा अभी मैंने बताया कि लोन के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री स्वयं रोजगार योजना, मतलब 3-4 स्कीम का टारगेट एक ही है। तो क्या होता है ना, ओवरलैप हो जाती है स्कीम, और जब इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो अधिकारी कंफ्यूज रहते हैं, बिकॉज बहुत केसेस में तो ये भी देखा गया है कि अधिकारी को ही पता नहीं रहता है कि ये योजना है करके। दैट इज द स्टार्क रियलिटी। क्यों? क्योंकि एक ही पर्पस के लिए आप 10-15 योजना ला रहे हो, भाई कैसे उस अधिकारी को पता रहेगा? वो भी आखिर में इंसान है। समझ में आ रहा है? तीसरा, प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ ऑल द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इज नॉट डन। मतलब क्या कि भाई सरकार जब इतना खर्चा कर रही है लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए, तो सरकार ने प्रॉपर उस पर मॉनिटरिंग करना चाहिए, देखना चाहिए कि सच में उसका इंपैक्ट पॉजिटिव तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होता है। कौन से प्रोग्राम पे? पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम। पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम को हिंदी में बोला जाता है, गरीबी हटाने के लिए जो भी प्रोग्राम रन किए जाते हैं उनको बोला जाता है पॉवर्टी एलिविएशन, मतलब गरीबी का उत्थान करना, गरीबी को हटाना। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो इनका प्रॉपर मॉनिटरिंग करना भी आवश्यक है, ये चीजें नहीं की जाती है। अब चैलेंजेस क्या है बेटा? What are the challenges in front of government?
तो गरीबी हटाना है, अगर आज के टाइम पे कितने गरीब लोग हैं भारत में, लगभग 7.5 करोड़, इनको अगर कंप्लीटली जीरो करना है तो कोऑपरेशन करना पड़ेगा किसके बीच में, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार मोदी जी, सीएम फडणवीस साहब, और लोकल मतलब क्या, नागपुर महानगर पालिका, अगर नागपुर की बात करें, मतलब तीनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, तब जाके गरीबी का उत्थान हो सकता है, गरीबी को हटाया जा सकता है, गरीबी को जीरो किया जा सकता है। दूसरा, पॉवर्टी रिडक्शन वुड बी पॉसिबल मेनली ड्यू टू, और पॉवर्टी रिडक्शन करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी हमने चाइना और साउथ ईस्ट एशियन नेशन का उदाहरण दिखा है कि किस प्रकार उन देशों ने रैपिडली पॉवर्टी कम की, किसके कारण, बिकॉज आर्थिक विकास वैसे होगा। So high economic growth is must. Increasing stress on universal free elementary education. What is the meaning of universal free elementary education? कि बच्चों को 8वीं तक का एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब पहली कक्षा से लेके 8वीं तक का एजुकेशन क्या दिया जाए, फ्री दिया जाए। यूनिवर्सल शब्द मतलब क्या होता है, सबको, अमीर गरीब कोई भी हो, सबको क्या होना चाहिए, फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन इज मस्ट। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बढ़ती हुई आबादी है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, स्टेबलाइज करना आवश्यक है। एंड इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन एंड द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। महिलाओं का सशक्तिकरण करना, महिलाओं को एजुकेट करना, ताकि महिलाएं भी घर से बाहर निकल के जॉब कर सके, पैसा कमा सके, और पैसे कमाने के बाद घर को गरीबी से बाहर निकाल सके। ठीक है, तो बहुत आवश्यक है। अल्टीमेटली ह्यूमन पॉवर्टी को अगर करना है तो ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड। अगर ह्यूमन पॉवर्टी को कम करना है तो ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट इज मस्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब ये आखिरी का टॉपिक आता है, इसमें अलग अलग डेफिनेशंस दिए गए। अब दीज डेफिनेशंस आर डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक वेबसाइट। वर्ल्ड बैंक की जो वेबसाइट है उनके यहाँ से डेफिनेशंस ये लिए। जैसे यहाँ पे देखो, पॉवर्टी का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, poverty is a pronounced deprivation in well-being and comprises many dimensions. It includes low income and inability to acquire the basic goods and services necessary to survive with dignity. ठीक है, अब क्या है, हमारी जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस, और लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस के कारण वो क्या नहीं कर सकता है, बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या फिर मिनिमम जो चीजें हैं वो खरीद नहीं सकता है, तब जाके उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, पुअर कहते हैं। वही चीज यहाँ पे बोली गई है कि बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज वो क्या नहीं कर सकता, एक्वायर नहीं कर सकता, और डिग्निटी के साथ सर्वाइव नहीं कर सकता है, तब जाके उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है, गरीब बोला जाता है। देखो बेटा, डेफिनेशन रटो मत, अंडरस्टैंड करो और वही डेफिनेशन लिख के आना। और यूपीएससी और एमपीएससी इन चीजों को बहुत अप्रिशिएट करते, ध्यान में रखना। ये रटी हुई चीजें लिखने से अच्छा है आपको क्या समझाया वो लिखो, ठीक है, और उसके मार्क आपको ऐसा हो सकता है कि 1 मार्क ज्यादा दे। समझ में आ रहा है? दूसरा, पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन मतलब क्या, गरीबी रेखा क्या है, एक इमेजिनरी लाइन मैंने बताई थी, और उस इमेजिनरी लाइन को क्या है, इट इज अ मिनिमम लेवल बिलो विच अ पर्सन, इफ द पर्सन और फैमिली इज लिविंग दैट स्पेसिफिक लेवल, तो क्या कंसिडर की जाती है, पॉवर्टी लाइन। द कन्वेंशनल अप्रोच टू मेजरिंग पॉवर्टी इज टू स्पेसिफाई अ मिनिमम एक्सपेंडिचर or income required to purchase a basket of goods and services necessary to satisfy basic human needs, and this minimum expenditure is called, so poverty line क्या है, दिमाग में डाल लेना, minimum expenditure needed to buy a basic goods and services, that is known as a poverty line। क्या है, minimum expenditure which is needed to make to buy a basic goods and services is known as a poverty line। ठीक है, तीसरा, पॉवर्टी लाइन बास्केट। पॉवर्टी लाइन बास्केट मतलब पॉवर्टी लाइन का जो डेफिनेशन है, जैसा 50 रुपए पर पर्सन पर डे, उसमें जितने भी चीजें आती है वो होगी पॉवर्टी लाइन बास्केट। द बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नेसेसरी टू सेटिस्फाई बेसिक ह्यूमन नीड इज द पॉवर्टी लाइन बास्केट। पॉवर्टी रेशो क्या है, जितने गरीब लोग हैं डिवाइडेड बाय, उसको पॉवर्टी रेशो को दूसरा क्या बोला जाता है, हेड काउंट रेशो। फॉर्मूला क्या है, total number of poor people in the country divided by total population. The proportion of population below the poverty line is called the poverty ratio or head count ratio. Is it clear to everyone? अब इंडिया में जो पॉवर्टी कैलकुलेट की जाती है वो किसके आधार पे की जाती है, कंजम्पशन के लेवल पे आधार पे की जाती है। हमने कल के लेक्चर में भी देखा था कि पॉवर्टी कैलकुलेशन 2 तरीके से किया जा सकता है, एक तो कंजम्पशन और एक तो इनकम। बट इंडिया में जो कैलकुलेट की जाती है, फिर ज्यादातर दुनिया में कैलकुलेट की जाती है पॉवर्टी लाइन, वो किसके आधार पे की जाती है, कंजम्पशन। तो ये क्यों की जाती है, कंजम्पशन वर्सेस इनकम लेवल। पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन इन इंडिया इज बेस्ड ऑन अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड नॉट ऑन इनकम लेवल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। तो कौन से कारण है, पहला तो है वेरिएशन इन इनकम, कि इंडिया में लोगों का इनकम क्या होता है, वेरिएशन होता है। तो देखो, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, डेली वेज लेबर एटसेट्रा इज हाईली वेरिएबल बोथ टेम्परली एंड स्पेशली, व्हाइल कंजम्पशन पैटर्न आर कंपैरेटिवली मच स्टेबल। अब
इनकम की अगर बात करें तो बिहार में इनकम बहुत कम है, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा है, तमिलनाडु में ज्यादा है, तो झारखंड में बहुत कम है। मतलब कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पे इनकम कम ज्यादा होते रहता है। तो इनकम के आधार पे अगर पॉवर्टी लाइन बनाई तो क्या हो जाएगा, डेटा में डिस्क्रिपेंसी आ जाएंगी। तो वो न रहते हुए हम क्या करते हैं, कंजम्पशन का डेटा देखते हैं, मतलब प्रति इंसान प्रति व्यक्ति कितना खाता है पर दिन के हिसाब से। और ये कंजम्पशन पैटर्न लगभग पूरे भारत भर में क्या है, कॉमन रहता है। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है बट एकदम भी ज्यादा वेरिएशन नहीं रहते। इसीलिए जो इनकम में वेरिएशन रहता है उसके आधार पर अगर पॉवर्टी लाइन बनाएगी तो एक उसमें हमको अलग ही डेटा मिलेगा। तो टू गेट अ रियल डेटा हम लोग क्या करते हैं, कंजम्पशन पैटर्न ये पूछते हैं और उसके आधार पे पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट करते हैं। दूसरा एडिशनल इनकम, जैसे मैंने बताया कि आजकल क्या लोग 2-3 जॉब साथ में करते हैं, उसमें जब कोई भी व्यक्ति अगर इनके घर पे जाएगा और बोलेगा कि आपका इनकम क्या है, तो वो रियल इनकम बताएगा क्या, नहीं बताएगा। मतलब इवन इन द केस ऑफ अ रेगुलर वेज अर्नर देयर आर एडिशनल साइड इनकम्स इन मेनी केसेस व्हिच इज डिफिकल्ट टू टेक इनटू अकाउंट, मतलब उसको गिनना बहुत मुश्किल होता है और कोई बताता नहीं। तीसरा डेटा कलेक्शन, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। In case of consumption-based poverty line, sample-based surveys use a reference period, say 30 days, in which households are asked about their consumption of last 30 days and is taken as the representative of general consumption. मतलब जब डेटा कलेक्शन किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स की तरफ से, तो कंजम्पशन का पैटर्न कैसे पूछा जाता है कि उनको पूछा जाता है कि आप पिछले 30 दिनों में आपने क्या क्या कंजम्पशन किया, और वो डेटा एक मतलब अब पूरे घर पे जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जितने घर पे जाते हैं उसका एक डेटा कलेक्ट किया जाता है और उसके आधार पे एक डेटा कलेक्शन आता है। Whereas ट्रेसिंग द जनरल पैटर्न ऑफ इनकम इज नॉट पॉसिबल, कि उनको ये तो नहीं पूछ सकते ना कि पिछले 30 दिन में कितना पैसा कमाया, बता, कैसे बताएंगे, क्योंकि उसको ही पता नहीं है ना, क्योंकि कैसे पैसा जो आता है वो इंटरमिटेंटली आता है। ठीक है, और चौथा रेफरेंस पीरियड, इट इज द ड्यूरेशन और पीरियड during which the survey is conducted by NSSO worker in which they are asked certain question to household, because अलग अलग टाइम पे अलग अलग इनकम हो सकता है। जैसा किसी धंधे में कोई अगर व्यक्ति बिजनेस करता है, उसका बिजनेस अगर मान लो विंटर में चलता है, तो विंटर में अगर सर्वे होता है तो वो कमाई उसकी ज्यादा बताएगा, बट वही अगर सर्वे समर में होता है तो उसकी कमाई अगर कम होती है तो उसका ये हो जाएगा। मतलब क्या, देयर इज अ वेरिएशन इन इनकम, तो वो इसमें फैक्टर इन नहीं होगा। इसीलिए जो हमारा पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट किया जाता है वो किसके आधार पर किया जाता है, कंजम्पशन पैटर्न के आधार पे किया जाता है, बिकॉज कंजम्पशन पैटर्न पूरे भारत भर में ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, उसका डेटा कलेक्शन करने में आसानी रहती है और जो भी डेटा हमको मिलता है वो नियर अबाउट करेक्ट होता है। Is it clear to everyone? So these are the reasons, this variation in income, additional income, data collection, these are the reasons because of which poverty line in India is calculated on the basis of consumption. Is it clear to everyone? समझा? डाउट है कुछ यहाँ पे? देखो, अब नीड फॉर पॉवर्टी एस्टिमेशन, दिस इज द लास्ट पॉइंट। ठीक है, कि भाई जरूरत क्या है, मतलब कि हमारे देश में कितने लोग गरीब है, कितने गरीबी रेखा के बाहर निकल चुके हैं, इसका डेटा कलेक्शन करना क्यों आवश्यक है। सो व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन, बिकॉज हमको पता चलना चाहिए कि भाई कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं और कितने लोग बाहर है। तो पहला तो है इंपैक्ट ऑफ वेलफेयर स्कीम। अब आपको सबको पता है कि सरकार क्या करती है, अलग अलग प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं लॉन्च करती है। ये कल्याणकारी योजनाओं को ही क्या बोला जाता है, वेलफेयर स्कीम्स बोला जाता है। तो सरकार को ये तो पता चलना चाहिए ना कि हमने ये योजना निकाली है, उसका इंपैक्ट कितने लोगों को मिला है, उसके फायदा कितने लोगों को हुआ है, तब जाके सरकार फिर वो स्कीम कंटिन्यू रख सकती है। तो ये डेटा सरकार को वो स्कीम का क्या फायदा हुआ है ये जानने के लिए ये जानना आवश्यक है कि कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे और कितने बाहर निकले। सो पॉवर्टी एस्टिमेट्स आर नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एकेडमिक पर्पसेस बट आर ऑल्सो क्रूशियल टू ट्रैक द इंपैक्ट एंड सक्सेस ऑफ वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज। मतलब अलग अलग सरकारी योजनाओं का सच में क्या इंपैक्ट हुआ है, उससे उसका सक्सेस है कि नहीं है, ये जानना है तो सरकार को पॉवर्टी एस्टिमेशन, पॉवर्टी कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, कितने बाहर निकले, ये डेटा जानना आवश्यक होता है, स्पेशली सोशल वेलफेयर स्कीम दैट आर इंटेंडेड टू एलिमिनेट पॉवर्टी। दूसरा बीपीएल सेंसस। बीपीएल सेंसस मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन सेंसस। ये सेंसस कौन कंडक्ट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट कंडक्ट करता है अलॉन्ग विथ अ पार्टनरशिप ऑफ स्टेट इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द पुअर हाउसहोल्ड। देन पॉवर्टी एलिमिनेशन प्लान, सरकार को प्लान बनाना है कि गरीबी हटाना है, तो सरकार को ये तो पता होना चाहिए ना कि कितने लोग गरीबी में रह रहे हैं, तो वो भी उसके लिए भी पॉवर्टी एस्टिमेशन आवश्यक है। पॉवर्टी एस्टिमेशन का मतलब है कि देश के अंदर कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, इसकी जानकारी लेना। द पॉवर्टी एस्टिमेट्स इन द फॉर्म ऑफ पॉवर्टी लाइन आर यूज्ड टू फॉर्मुलेट पुअर सेंट्रिक पॉवर्टी एलिमिनेशन प्लान। और सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी का पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। हमारे संविधान में लिखा गया है कि गरीबी को हटाना, गरीबी को कम करना, ये किसकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, और ये किसमें मेंशन किया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है डीपीएसपी।
पता है आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? एक बार घर पे जाना और इसको देख लेना, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है पॉवर्टी एस्टिमेशन पेव्स द वे फॉर पॉवर्टी एलिमिनेशन दैट इन टर्न प्रिपेयर्स द ग्राउंड फॉर जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी। की भाई एक समान सोसाइटी का निर्माण हो कि जिसमें कोई अमीर ना रहे कोई गरीब ना रहे, अगर ऐसे सोसाइटी का निर्माण करना है तो हमारे संविधान में बोला गया है कि गरीबी को कम करना, इनइक्विलिटी को कम करना, अमीर और गरीबी के बीच में जो फासला है उसको कम करना, ये किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। और कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में मेंशन किया गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये मेंशन किया गया और उसके तहत सरकार काम कर रही है। समझ में आ रहा है? देखो बेटा, आपको पता होगा हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स है। कौन से राइट्स है? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट को क्या बोला जाता है? मूलभूत अधिकार। कि जो अधिकार हर व्यक्ति को, जो भी भारत का नागरिक है उसको दिए गए हैं, और अगर उसको अधिकार नहीं मिलते तो कहां पे जा सकता है? कोर्ट में जा सकता है। कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है और उसको जस्टिस मांग सकता है कि देखो भाई मुझे ये जो संविधान ने जो अधिकार दिए मूलभूत अधिकार, ये सरकार मुझे नहीं दे रही है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं कि मुझे वो मिलने चाहिए करके। तो मतलब क्या कि अगर आपको फंडामेंटल राइट में जो चीजें दी गई है अगर वो नहीं मिलती है तो आप सीधे कहां पे जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। बट ये डीपीएसपी के अंतर्गत जो चीजें लिखी गई है उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ये डीपीएसपी में जैसा ये पॉवर्टी रिडक्शन हो गया, इनइक्विलिटी कम करने की बात हो गई, ये इसमें क्यों डाला गया है? बिकॉज जब हमारे देश को आजादी मिली, जब भारत देश को आजादी मिली तो उस समय हमारा देश गरीब था, हमारे देश के पास उतने रिसोर्सेस नहीं थे, उतना पैसा नहीं था। अगर सरकार उस टाइम पे अगर उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर ने ऐसा बोला रहता कि नहीं भाई फंडामेंटल राइट में डालते कि गरीबी होनी नहीं चाहिए, तो क्या होता? कोई भी गरीब इंसान जो गरीब था वो सीधा कहां पे जाता? सुप्रीम कोर्ट में जाता। क्या हमारी सरकार के पास उतना पैसा था क्या उस समय कि सारे गरीबों को बाहर निकाल सके? नहीं था। सो इसके कारण बहुत सारे प्रोविजंस कहां पे डाले गए? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाले गए संविधान बनाते वक्त। वो इसीलिए डाले गए ताकि जब जब जैसे जैसे देश की तरक्की होगी, जैसे जैसे देश के पास पैसा आएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, वैसे वैसे देश ने क्या करना चाहिए? ये डीपीएसपी के अंतर्गत लिखी गई चीजों को इंप्लीमेंट करना चाहिए। जैसे क्लियर टू एवरीवन, उसमें का वन ऑफ द चीज क्या है? पॉवर्टी रिडक्शन या फिर इनइक्विलिटी को कम करो, ठीक है। सो दैट इज डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। सो ये चीजें जो है पॉलिटी के जो बेसिक लेक्चर होंगे उसमें आपको पढ़ाई जाएंगी। बट बिकॉज ऑफ दिस रीजंस पॉवर्टी एस्टिमेशन किया जाता है, मतलब देश में कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, कितने ऊपर रह रहे हैं, ये देखा जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आज का लेक्चर एंड करते हैं। पॉवर्टी का टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। इन टुमारो सेशन वी विल स्टार्ट विद फूड सिक्योरिटी। कुछ डाउट है? ठीक है, एक बार फिर से घर पे जाना और पूरा गो थ्रू करो, तो कुछ भी डाउट रहता तो फिर आप पूछ सकते हो। ऑनलाइन में किसी को डाउट है? ठीक है, हाँ। सो वी विल स्टॉप हियर। ओके, थैंक यू। ठीक आहे, जाऊ शकते तू. समजलं ना? ते होमवर्क दिलं ते प्रॉपर करत जावे. वेगवेगळे टॉपिक सोबत सोबत ते कव्हर होत जाते.